चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बेसिकली अभी तक चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हो। इट विल हेल्प मी टू ग्रो एज वेल। तो स्टार्ट करें पीजीबीपी। 4 वर्ड है पर आपको पता है ये चैप्टर 4 वर्ड से कहीं भाई ज़्यादा है तो स्टार्ट करें। हाँ जी सर। तो सबसे पहला वर्ड है प्रॉफिट, दूसरा वर्ड है गेन, तीसरा वर्ड है बिजनेस, चौथा वर्ड है प्रोफेशन। ये 4 वर्ड से मिलके के चैप्टर बनता है। तो सबसे पहला वर्ड प्रॉफिट का मतलब समझते हैं क्या होता है। सर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक पीएनएल होता है जिसमें क्रेडिट साइड में इनकम होती है, डेबिट साइड में खर्चे होते हैं। सेल्स में से, इनकम में से खर्चों का डिडक्शन करने के बाद जो बचता है उसको जनरली प्रॉफिट बोला जाता है। तो वही यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो कि आपके मॉड्यूल में भी लिखी हुई है कि जो प्रॉफिट होगा वो या तो कैश में भी हो सकता है या काइंड में भी हो सकता है, दोनों टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स में। कैपिटल रिसिप्ट जो होगा वो इंक्लूड नहीं होता जनरली कहाँ पे, पीजीबीपी में, क्योंकि उसके लिए कैपिटल गेन्स करके अलग से चैप्टर बनाया हुआ है। अगर वॉलेंट्री रिसिप्ट आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए तो भाई ऑब्वियस सी बात है टैक्सेबल है। डायरेक्टली आ रहा है, इनडायरेक्टली आ रहा है, पीजीबीपी में होगा। इलीगल इनकम भी टैक्सेबल होगा। याद करो मैंने एग्जांपल दिया था वो ड्रग्स वाला। इनकम होना चाहिए भाई, इलीगल है, अलग कानून बने हैं, उसके ऊपर हम अलग से जेल में डालेंगे। ये टैक्स लेने का कानून है तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, उसको भी काउंट करेंगे और उसके ऊपर भी पैसा बनाएंगे गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव। प्रॉफिट का मतलब समझे। हाँ जी सर। गेन्स का क्या मतलब होता है, जनरली जो कैजुअल नेचर का प्रॉफिट होता है ना उसको गेन बोला जाता है। बिजनेस का मतलब क्या होता है सर, और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है वो बताओ। अभी ये मैं नहीं बताऊंगा कि बिजनेस का मतलब सर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, प्रोफेशन का मतलब आपको स्किल है, वो सब आपको पता है। कानून के हिसाब से क्या होता है वो बता देता हूँ। और फिर नीचे आपके मॉड्यूल ने ही लिखा हुआ है, ये मेरी जो बुक आपको दिख रही है ये ऑब्वियस सी बात है पूरा मॉड्यूल है, डोंट वरी। हाउएवर इट, ये मॉड्यूल की लाइन है, फिर कभी मैं आपको बता भी दूंगा, डोंट वरी। हाउएवर इट इज नॉट मटेरियल वेदर पर्सन इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन। ये फर्क नहीं पड़ता कि जो पर्सन है वो बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है, ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिकॉज पर्पज ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के लिए प्रॉफिट जो है वो दोनों सोर्स से आ रहा है, वो ट्रीट किया जाएगा सिमिलर अलाइक। यानी क्या होता है सिमिलर, वो दोनों क्या किया जाएगा, मतलब प्रॉफिट का बिजनेस हो, प्रोफेशन का प्रॉफिट हो या बिजनेस का प्रॉफिट हो, टैक्सेबिलिटी पर्पस के लिए तो क्या किया जाएगा, सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इज इट क्लियर। हाँ जी सर। पर सर 1-2 सेक्शन एक्सेप्शन होते हैं, 44 एडी है, वो जब आएगा तब हम देखेंगे। तो सर बिजनेस का मतलब क्या होता है, सेक्शन नंबर 213 बोलता है बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर। टीएमसी बंगाल की पॉलिटिकल पार्टी है ना, ट्रेड, एम यानी मैन्युफैक्चर, सी यानी कॉमर्स, और एनी एडवेंचर या फिर कोई एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ टीएमसी। सर ये डेफिनेशन से कुछ पता चला, कुछ घंटा पता नहीं चला सर। तो यहाँ पे नीचे दिया है एक केस लॉ था सुप्रीम कोर्ट का, बरेंद्र प्रसाद रे, उसमें क्या लिखा गया था, बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस इंप्लाइज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। आप क्या कर रहे हो, कोई सिस्टमेटिक या ऑर्गेनाइज एक्टिविटी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, स्किल या लेबर को अप्लाई करके कर रहे हो, जिसमें आपका डोमिनेंट इंटेंशन क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस बोला जाता है। ये याद करना है, नहीं याद करना, मैं बताऊंगा कहाँ तक आपको याद नहीं करना है। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन इंक्लूड वोकेशन, मतलब कोई स्किल होती है तो उसको प्रोफेशन बोला जाता है। फिर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सर बड़ा ही सिंपल सा मतलब है कि अपने को क्या करना है, पीजीबीपी में एक ये सिलेबस में क्या दिया रहेगा, ये प्रॉफिट दिया रहेगा, अपने को कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। नाउ यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट, कुछ ऐड लेस करना पड़ेगा, और जो लास्ट में बचेगा वो अपना क्या होगा, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। करेक्ट है। तो उससे पहले ये भी तो समझना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। तो जो सेक्शन 145 है उसमें बेसिकली 3 सब सेक्शन है, अपने को तीनों एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। तो असेसी कवर्ड अंडर पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैन मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन मर्केंटाइल और कैश बेसिस रेगुलरली। जो उसको फॉलो करना है वो फॉलो कर सकता है, पर 2 ही हेड में वो कर सकता है, एक तो पीजीबीपी, एक आईएफएस। सर इसका क्या लॉजिक है, क्या सैलरी हेड वालों को कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है? मैं जॉब पे जाता हूँ, मुझे सैलरी मिलता है, काय का बुक्स ऑफ अकाउंट्स? हाउस प्रॉपर्टी में क्या मुझे रेंट मिलता है, काय का बुक्स ऑफ अकाउंट्स? कैपिटल गेन में कभी कभार कोई प्रॉपर्टी बेचता हूँ, काय का बुक्स ऑफ अकाउंट्स? करेक्ट। आईसीडीएस क्या होता है, सीए इंटर में नहीं है, पर अलग से एक वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आईसीडीएस क्या होता है, वहां से आप समझ सकते हो।
ठीक है, हाँ जी सर। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन में देखो अलग अलग टाइप के चार्जेस है, कुछ कैसे चार्ज है, जनरल चार्ज है, कुछ है स्पेशल सिनेरियो के ऊपर स्पेशल चार्ज। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या है, एक घर है, एक क्लब है समझो, उसके अंदर आपको एंट्री लेनी है तो आपका वहाँ का समझो कि रेस्ट्रिक्शन है 18+ लोग ही जा सकते हैं। तो वो क्या है, उधर का कंडीशन है कि 18+ वाले ही क्या कर सकते हैं, वो गेट के अंदर एंटर कर सकते हैं। सेम टू सेम पीजीबीपी हेड के अंदर आपको एंटर करना है तो उसका चार्ज क्या होगा, मतलब उसका कंडीशन क्या होगा वो आपको समझना जरूरी है। तो पहला तो जनरल चार्ज है। अगर आप, ये चैप्टर का नाम ही लिखा है, अगर आप क्या करते हो, प्रॉफिट करते हो, गेन करते हो, बिजनेस से करते हो, प्रोफेशन से करते हो, कौन करता है, एसएससी करता है, कब करता है, प्रीवियस ईयर में करता है, तो वो कहाँ आ जाएगा, पीजीबीपी में आ जाएगा। ये तो जनरल चार्ज है। फिर कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड चार्जेस है, जैसे आप क्या करते हो, प्रॉफिट बनाते हो। अगर आप इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस को बेच के प्रॉफिट बनाते हो, मतलब आपको क्या दिया गया है, इंपोर्ट करने का लाइसेंस दिया गया था, आप यूज नहीं करते, आप उसको बेच देते हो, उससे प्रॉफिट बनाते हो, वो प्रॉफिट पीजीबीपी में आएगा। अगर आप डीईपीबी या डीआरसी को, ये सब क्लास में इन डिटेल समझाया था, अभी मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ, उसको बेच के क्या करते हो, प्रॉफिट बनाते हो, तो कहाँ आ जाएगा, पीजीबीपी में आ जाएगा। आपको गवर्नमेंट ने कोई कैश कंपेंसेटरी सपोर्ट दिया है तो आपका कहाँ पे आ जाएगा, पीजीबीपी में आ जाएगा। फिर और 3 पॉइंट, अगर ये तीनों पॉइंट जो है ना वो रिलेटेड टू की मैन है। की मैन का मतलब क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन। तो अगर आपका की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई पैसा आता है और वो रिलेटेड टू है पीजीबीपी, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर वो रिलेटेड होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, तो कहाँ जाता है, सैलरी पे जाता है। तीन दोनों के रिलेटेड नहीं होता तो कहाँ जाता है, अदर सोर्सेस पे जाता है। करेक्ट। अगर आपको बिजनेस से गिफ्ट मिलता है, कोई बिजनेस किसको गिफ्ट देता है, अपने कीमैन को ही गिफ्ट देता है, इंपॉर्टेंट पर्सन को ही गिफ्ट देता है, तो वो कहाँ चला जाएगा, पीजीबीपी में चला जाएगा। तीसरा, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को गिफ्ट देती है, पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर क्या होता है, कीमैन होता है, तो वो भी कहाँ चला जाएगा, पीजीबीपी में चला जाएगा। मतलब इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को देती है तो कहाँ चला जाएगा सर, पीजीबीपी में चला जाएगा। फिर बात करते हैं नॉन कम्पीट फीस। अगर समझो मैं कोई बहुत बड़ी क्लासेस में पहले पढ़ाता था, वहां से मुझे क्या बोला कि भाई तू अभी, मैं छोड़ने वाला हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, तो वो क्या बोलता है, आजू बाजू मत पढ़ाना। मैं बोला क्यों नहीं भाई, भारत देश स्वतंत्र है, मेरी जहां मर्जी है वहां पढ़ाऊंगा। तो वो बोलता है ये ले 1 करोड़ रुपए, अब मत पढ़ाना। मैं बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कहीं और पढ़ा देंगे। तो वो जो पैसा मिला है वो क्या है, कंपटीशन ना करने का फीस है, वो भी कहाँ आ जाएगा, पीजीबीपी में आ जाएगा। सेकंड, कंपेंसेशन रिसीव होता है ऑन टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू बिजनेस। इसका मतलब क्या है, मैं कहीं पे बड़ी क्लासेस में जॉब कर रहा था, मुझे क्या बोला, अभी से तू नहीं पढ़ाएगा, उसके रिलेटेड मैं बोला क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए मुझे कुछ पेमेंट मिल रहा है, तो वो भी पीजीबीपी में आएगा। और ये 8वां पॉइंट है, ये हम अच्छे से कैपिटल गेन्स में समझेंगे। इज इट क्लियर? पीजीबीपी जो सेक्शन है, पीजीबीपी जो हेड है वो कैसे, देखो इनकम टैक्स कैसे चला अपने को पता है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, 2 क्या था, डेफिनेशन, 3 प्रीवियस ईयर, 4 चार्जिंग सेक्शन, 5 क्या था, 5 था स्कोप ऑफ टोटल इनकम, 6 रेसिडेंशियल स्टेटस, 7 क्या था सर, 7 इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया, 8 इंटरिम डिविडेंड, 9 इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, 10 क्या था, एग्जम्प्ट इनकम, 11, 12, 13 आपके ट्रस्ट के रिलेटेड थे, 14 हेड के बारे में बात करता है, 15 to 17 आपका सैलरी हेड आ जाता है, 18 to 21 कुछ नहीं है, 22 से लेके 28 आपका हाउस प्रॉपर्टी है, 27 तक हाउस प्रॉपर्टी हेड आ जाता है, और 28 से लेके आगे 44 तक आपका क्या जाएगा, पीजीबीपी जाएगा। तो 28 चार्जिंग सेक्शन हो गया। 29 में क्या बोला है, पीजीबीपी का अगर इनकम निकालना है तो आगे आने वाले सेक्शन को फॉलो करो, तो वो भाई अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सेक्शन 30 और सेक्शन 31 नेक्स्ट आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या बात करते हैं, अगर आप बिल्डिंग के लिए खर्चा करते हो तो कैसे अलाउड होगा, वो सेक्शन 30 में लिखा है। प्लांट एंड मशीनरी के रिलेटेड कुछ खर्चा करोगे तो कैसे अलाउड होगा, वो कहाँ लिखा है, 31 में लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। तो सबसे पहले रेंट की बात करें, अगर आप भाड़ा भरते हो तो सिर्फ बिल्डिंग के केस में अलाउड होगा, वो भी सिर्फ टेनेंट को अलाउड होगा। ऑब्वियस ही बात है भाई, टेनेंट ही तो क्या करेगा, भाड़ा भरेगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप रेट, टैक्स,
इंश्योरेंस या रेवेन्यू रिपेयर्स का पेमेंट करोगे तो सबके केस में अलाउड होगा, पर रेट और टैक्स जो है वो सिर्फ बिल्डिंग के केस में अलाउड होगा। अगर आप कैपिटल रिपेयर्स का पेमेंट करते हो तो वो पीएनएल के डेबिट में नहीं लेने देंगे, पर जो कैपिटल रिपेयर्स है वो आपका क्या बन जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा और उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो। और लास्ट में अगर कोई टेनेंट है, कोई भाड़े पे आदमी रहता है और उसने क्या किया है, कैपिटल रिपेयर कराया है, तो वो उसका डीम बिल्डिंग मान लिया जाएगा। क्या माना जाएगा, डीम बिल्डिंग माना जाएगा और उसके ऊपर वो क्या कर सकता है, डेप्रिसिएशन ले सकता है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। सेक्शन 32 पे आते हैं, डेप्रिसिएशन। दो कंडीशन अगर आप फुलफिल करोगे तो ही आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो, अदरवाइज आप डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। दो कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो ही आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। पहला कंडीशन है यूज का कंडीशन, कि जो आपका असेट है वो आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो, एक्टिव के लिए कर रहे हो, पैसिव के लिए कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर किसके लिए यूज कर रहे हो, बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो। और दूसरा, वो असेट का ओनरशिप किसके ऊपर पास होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, भले ही रजिस्टर्ड ओनर हो, बेनिफिशियल ओनर हो, फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आप क्या करते हो, पार्ट ओनरशिप, आपके पास फुल ओनरशिप नहीं है, आपके पास पार्ट ओनरशिप है, तो जितना परसेंट आपके पास ओनरशिप है उतना आपको क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 32(1) क्या बोलता है, कंपलसरी आपको डेप्रिसिएशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप डेप्रिसिएशन लेना चाहते हो तो कब से लोगे सर, रेडी टू यूज से लेंगे या पुट टू यूज से लेंगे? भाई ऑब्वियस सी बात है, पुट टू यूज से लोगे। अगर आपका, पर उसका एक्सेप्शन है कुछ स्टैंड बाय मशीनरी और इमरजेंसीज पर, यहाँ पे आप रेडी टू यूज से भी ले सकते हो। अगर आप कोई चीज हायर परचेस पे परचेस करते हो तो कब डेप्रिसिएशन लोगे, आप डेप्रिसिएशन लोगे हायर परचेस पे परचेस करते हो तो जब आपको, आपके पास असेट आ जाएगा तब से आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो। और अगर लीज पे आप क्या करते हो, कुछ सामान लेते हो, तो जनरली उसका क्या लेगा, डेप्रिसिएशन लेसर लेगा, पर उसके ऊपर एक केस लॉ है। पर अभी के लिए आप इतना ही समझो कि कौन लेगा, लेसर लेगा। उसका रीजन भी मैंने बताया था, वो नहीं तो रेंट तो लेसी वैसे भी ले ही रहा है, तो डेप्रिसिएशन कौन लेगा, लेसर लेगा। इज इट क्लियर? अभी तो डेप्रिसिएशन का मतलब समझा है। अभी हम क्या समझ रहे हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं डेप्रिशिएबल असेट का। 4 तरीके की क्लास होगी। पहला है बिल्डिंग, दूसरा है फर्नीचर, तीसरा है प्लांट एंड मशीनरी और चौथा है इंटेंजिबल असेट। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और इंटेंजिबल असेट, करेक्ट है। प्लांट एंड मशीनरी में आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि बिल्डिंग नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, वो तो ठीक है, साथ में ये टी बुसेस और लाइव स्टॉक भी जो है वो किस में नहीं आएंगे, प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएंगे। बिल्डिंग में बेसिकली टेम्पल वगैरह इंक्लूड हो जाता है और फर्नीचर में इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह इंक्लूड हो जाता है, जो कि इतना कोई महान इंपॉर्टेंट नहीं है। डेप्रिसिएशन की रेट की बात करें तो सबसे पहले देखो, इंटेंजिबल असेट के ऊपर क्या रेट रहेगा सर, 25% रहेगा, करेक्ट है। 1/4 है ना इंटेंजिबल असेट। तो देखो कैसे किया है, 2 तरीके के असेट है, टेंजिबल अलग है, इंटेंजिबल असेट अलग है। इंटेंजिबल असेट के ऊपर क्या रेट रहेगा, 25 रहेगा सर। टेंजिबल के ऊपर क्या रहेगा, टेंजिबल के ऊपर देखो फर्नीचर को अलग कर दो, 10% रहेगा। बिल्डिंग के केस में भी 10% ही रहेगा, पर अगर बिल्डिंग रेसिडेंशियल है तो 5% रहेगा, और अगर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या टेम्पररी पर्पज के लिए यूज किया है तो 40% रहेगा, करेक्ट। हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट तो 15% है। जनरल रेट क्या है, 15% है। बट अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी में व्हीकल है तो सबसे फास्ट व्हीकल कौन सा भागता है, एरोप्लेन भागता है, तो सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन। शिप उससे आधी स्पीड पे भागता है तो 20%। मोटर व्हीकल के नीचे डिस्कस करते हैं, वो मैंने देखो चार्ट बना के दिया था, वो इंपॉर्टेंट है, वो वापस मैं बताता हूँ। बुक्स के ऊपर 40%। विंड मिल मोदी जी आए उससे पहले 15%, मोदी जी आए उसके बाद 40%, क्योंकि 1/4 से ऐसा याद कराने के लिए बोला था। कुछ प्रोडक्ट के लिए 40% का डेप्रिसिएशन रेट होगा, जैसे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, जैसे लाइफ सेविंग प्रोडक्ट, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, जैसे कंप्यूटर और उसके रिलेटेड एक्सेसरीज। पर मोबाइल के ऊपर कितना रहेगा, मोबाइल के ऊपर 15% ही रहेगा। कुछ जगह पे 30% रहेगा, जैसे मोल्ड प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इनके लिए 30% रहेगा। फिर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल कैसे रहेगा, वो चार्ट बस मैंने बनवाया तो वो याद रखना क्लास में। अगर मोटर व्हीकल 2 तरीके की हो सकती है, या तो हायरिंग के लिए यूज हो रही है या नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज हो रही है। नॉर्मल बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो 15% होगा, और हायरिंग के लिए यूज हो रही है तो 30% होगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। अगर मोटर व्हीकल हायरिंग पर्पज के लिए यूज हो रही है तो 30% डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर मोटर व्हीकल
अदर पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो मतलब बिजनेस के नॉर्मल पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो 15% मिलेगा। बट अगर आपने मोटर व्हीकल एक्वायर और पुट टू यूज किया है बिटवीन 23 अगस्त 19 टू 31 मार्च 20 के बीच में, तो आपको एनहांस डेप्रिसिएशन मिलेगा। कितना? 15%। मतलब जो नॉर्मल रेट है 15 और 30, उसमें क्या करना है, 15% बढ़ा देना है। फिर बात करते हैं डेप्रिसिएशन का मेथड क्या क्या है। सर देखो, दो तरीके का मेथड है, एक है WDV, एक है SLM। WDV तो सबको मिलेगा, SLM का कुछ लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है, चाहे तो वो SLM ले, चाहे तो वो WDV ले। करेक्ट। तो किन किन को मौका दिया गया है SLM लेने का? तो ऐसे एसएससी जो क्या करते हैं, पावर जनरेशन का काम करते हैं, या तो जनरेशन का, या जनरेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का, पावर का काम करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, या तो SLM ले या फिर WDV ले। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है तो नहीं ले सकते। करेक्ट है। तो या तो SLM लो या तो WDV लो, नहीं तो सबके लिए क्या है, WDV है। सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें तो इन केस ऑफ एसएससी फॉलोज WDV मेथड। अगर एसएससी फॉलो करता है WDV मेथड तो वो क्या फॉलो करेगा, ब्लॉक ऑफ असेट मेथड करेगा। और अगर SLM फॉलो करता है तो वो जो नॉर्मल अकाउंट्स में जैसे हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं वैसे ही इंडिविजुअल असेट सिस्टम के हिसाब से क्या करेगा, डेप्रिसिएशन निकालेगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो सर ब्लॉक ऑफ असेट का मतलब क्या होता है, ब्लॉक बनाने का कैसे? तो ब्लॉक बनाने के लिए आपको बड़ा ही सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्लॉक ऑफ असेट के लिए आपको क्या करना है, रेट ले लेना है, सेम रेट के एसेट और साथ साथ में सेम क्लास के एसेट को मर्ज करके एक ब्लॉक बनाना है। मतलब ऐसे एसेट देखने हैं जिनका रेट भी सेम होना चाहिए और जिनका क्या होना चाहिए, क्लास भी सेम होना चाहिए। तो वो क्या बन जाएंगे, एक एसेट बन जाएंगे, एक ब्लॉक बन जाएंगे। तो ब्लॉक कैसे दिखेगा आपको, कुछ ऐसे दिखेगा। सबसे पहले ओपनिंग WDV होगा, उसमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट, एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है आगे देखेंगे, ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो उसमें 3 क्लासिफिकेशन कर देने हैं। सबसे पहले असेट पुट टू यूज 180 डेज और मोर, या फिर लेस देन 180 डेज, और तीसरा नॉट पुट टू यूज। नॉट पुट टू यूज पे आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेस देन 180 डेज पे आपको 50% मिलेगा, और 180 डेज है उससे ज्यादा पे आपको फुल रेट का डेप्रिसिएशन मिलेगा। लॉजिक रीजन सब मैंने बताए थे क्लास में। पुट टू यूज इंपॉर्टेंट है, पुट टू यूज इंपॉर्टेंट है, पुट टू यूज इंपॉर्टेंट है, मैंने 50 बार चिल्ला चिल्ला के बोला था। उसमें से आपको सेलिंग प्राइस क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। सेलिंग प्राइस में सर कॉस्ट WDV क्या, कौन सा सेलिंग प्राइस, जो आपको पैसा मिला, रोकड़ा जो पैसा मिला वो आपको क्या कर देना है, ले लेना है। अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, मैं बताता हूं। ओपनिंग WDV, उसमें से ये तीनों ऐड करने के बाद, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर देने के बाद जो अमाउंट आया उसको ले लो, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे पहले जो लेस देन 180 डेज है उसके ऊपर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। एक सेकंड समझो, ये सेलिंग प्राइस लेस करने के बाद अमाउंट आता है 10 लाख रुपया। तो इसमें से आपको सबसे पहले क्लासिफाई करना है लेस देन 180 डेज वाला कितना असेट है, उसके ऊपर 50% की रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाल दो। 50% मतलब अगर 10% रेट है तो 5%, और उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर फुल रेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दो। करेक्ट है, हाँ जी। तो वैसे क्या आ जाएगा, आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। एग्जाम्पल वगैरह किए थे हम लोग ने। फिर नीचे जाते हैं, 2 प्रोवाइजो है बेसिकली, छोटे छोटे। सबसे पहले अगर समझो बिजनेस का अमालगमेशन हो जाता है, सक्सेशन हो जाता है, डीमर्जर हो जाता है, तो उस हिसाब से कैसे आपका असेट का वो मिलेगा बेनिफिट। तो देखो बड़ी ही सिंपल सी बात है, जिस कंपनी ने जितना यूज़ किया उतना % उसको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, जिसने जितना यूज़ किया उतना मिल जाएगा। इसके ऊपर एग्जांपल देखा था। फिर बात करते हैं, अगर डेप्रिसिएशन 180 डेज से कम यूज़ हुआ है असेट तो डेप्रिसिएशन 50% के हिसाब से मिलेगा। फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन के ऊपर आते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन या हो सके तो याद कर लेना इसका 32(1)(2)(a। अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो, अगर आप जनरेशन करते हो, या जनरेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, या ट्रांसमिशन करते हो किसका, पावर का, या आप मैन्युफैक्चर करते हो, या आप प्रिंटिंग के साथ पब्लिशिंग करते हो, इन लोगों को, इन सबको क्या मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। पर क्यों मिलेगा, जब आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर करने के साथ, इंस्टॉल करने के साथ यूज करना स्टार्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। रेट क्या होगा, 20% होगा, पर अगर 180 डेज से कम होंगे तो 50% मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी में 100% सौरव नहीं आ सकता। 100% सौरव का मतलब क्या है, 100%
अगर कोई ऐसा एसेट है जिस पे आपने पहले से डिडक्शन ले लिया है, जैसे साइंटिफिक रिसर्च, एस यानी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, ओ यानी ऑफिस पर्पस के लिए, आर यानी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, वी यानी व्हीकल, तो आप क्या नहीं ले सकते, यहाँ पे बेनिफिट नहीं ले सकते। ये जो नॉर्मल ब्लॉक के हिसाब से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर एसएससी क्या करता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करता है अप्रैल 15 से लेके मार्च 20 तक, मतलब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका वो बेनिफिट अभी नहीं मिलेगा क्योंकि मार्च 20 एक्सपायर हो चुका है। तो वहाँ पे अगर आप स्पेसिफाइड जगह पे करते थे तो आपको क्या मिलता था, 25 की जगह 20 की जगह 35% के हिसाब से डेप्रिसिएशन मिलता था, पर वो अभी क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। और 100, ये इंपॉर्टेंट है, 100% सौरभ जो है वो नॉट एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट फॉर्क लिफ्ट ट्रक। ये एक क्वेश्चन है जिसमें यूज आता है, करेक्ट है। फिर एक स्मिथ सिक्योरिटी करके केस लॉ है जिसमें क्या लिखा है, गुडविल भी आपका इंटेंजिबल असेट माना जाता है। और फिर आते हैं हम एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन 43(1) क्या बोलता है, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट, मतलब जिस प्राइस में आप कोई चीज खरीद रहे हो वही एक्चुअल कॉस्ट होता है, पर उसमें से रिड्यूस कर देना होता है क्या, दैट पोर्शन, वो वाला पोर्शन जो कि मेट होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ पर्सन और अथॉरिटी। मतलब अगर जैसे कोई सब्सिडी ग्रांट वगैरह मिल गया है तो क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। तो एक्चुअल कॉस्ट को निकालने के लिए सबसे पहले परचेस प्राइस ले लो, उसमें IT क्यूब ऐड कर दो। I यानी इंस्टॉलेशन चार्जेस, I यानी इंटरेस्ट, अगर जिस दिन तक असेट पुट टू यूज होता है उस दिन का इंटरेस्ट, T यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, T यानी ट्रायल एंड रन, और T यानी टैक्स एंड ड्यूटी। ये सब क्या करो, ऐड कर दो। उसमें से दो चीज़ें लेस कर दो, सब्सिडी लेस कर दो, पर वेवर लेस नहीं करना है। डिफरेंस बताया था, क्यों क्या होता है वो भी बताया था। और कोई ट्रायल रन से जो सामान बिक गया है उसका कुछ पैसा आया है तो वो भी लेस कर दो। नीचे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअल कॉस्ट क्यों अपन पढ़ रहे हैं वो समझो। देखो, जितना ज़्यादा एक्चुअल कॉस्ट होगा उतना ज़्यादा आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। यहाँ तक साथ हो? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर आपका पेमेंट 10,000 रुपये से ज़्यादा है, मोर देन ₹10,000 का आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, और वो पेमेंट आपका जो प्रिस्क्राइब्ड मोड है उससे नहीं हो रहा है। प्रिस्क्राइब मोड मतलब अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, ECS, या फिर वो BCURIN। B यानी क्या था, भीम UPI, C यानी क्या था, ये कार्ड्स, U यानी UPI, R यानी RTGS, NEFT, और I यानी क्या था, IMPS, और साथ में आधार पे। इतने मोड से पेमेंट नहीं होता है तो आप अगर 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करते हो तो वो आपका किस में, एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, करेक्ट है। फिर यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दी है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43(1) इन स्पेशल केसेस। कुछ केसेस में आपको बताया हुआ है कि आपको क्या एक्चुअल कॉस्ट लेना है। जैसे अगर पहले आपने एसेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किया था, मतलब 100% डिडक्शन ले लिया था, तो यहाँ पे नील लेना है। अगर आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया था 35 AD से नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में आफ्टर 8 ईयर्स, तो यहाँ पे भी नील ले लेना है। पर 8 साल से पहले होता है तो क्या होता है, मैंने समझाया था। स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट करते हो कैपिटल असेट में, यूज करते हो PGBP में, तो जिस दिन कन्वर्जन होता है उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू आपका क्या मान लिया जाएगा, आपका एक्चुअल कॉस्ट मान लिया जाएगा। अगर आप असेट को एक्वायर करते हो बाय गिफ्ट से, विल से, या इनहेरिटेंस से, जो पुराना ओनर का जो कॉस्ट था उसमें से उसने जो डेप्रिसिएशन ले लिया था, मतलब पुराने ओनर का जो WDV था वो आपका एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। अगर आपने असेट एक्वायर किया है, क्यों एक्वायर किया है, आपका इंटेंशन है ज्यादा डेप्रिसिएशन लेना, इसके ऊपर एग्जांपल किया था, तो वो केस में आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगा, जो असेसिंग ऑफिसर ने आपका क्या किया है, डिटरमाइन किया है एक्चुअल कॉस्ट, जो कि जनरली क्या होगा, FMV होगा। और असेसिंग ऑफिसर को जॉइंट कमिश्नर का परमिशन लेना जरूरी है, अप्रूवल लेना जरूरी है। आपने क्या किया, किसी से असेट पर सेल किया और उसको वापस क्या कर दिया, पहले सेल किया फिर 2-4 साल बाद री एक्वायर कर दिया, तो जब आपने बेचा था वो टाइम पे उसका WDV क्या था, और जब खरीदा है तब उसका कॉस्ट क्या है, दोनों में से लोअर क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। आपने असेट परचेस किया है और उसको क्या कर दिया है, लीज बैक कर दिया है, किसको, उसी आदमी को क्या कर दिया है, लीज बैक कर दिया है। पहले आपने असेट खरीदा फिर उसको क्या कर दिया, लीज बैक कर दिया, तो जो लेसी का WDV है वही आपका एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या किया, बिल्डिंग यूज किया है फॉर पर्सनल पर्पस और उसको क्या कर दिया है, बिजनेस में लेके आ चुके हो। पहले बिल्डिंग को क्या किया है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है और उसको बाद में
बिजनेस में लेके आ गए हो, तो जो आपका, और ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए है, ये ध्यान रखना, दूसरे कोई एसेट में ये एक्चुअल कॉस्ट नहीं बनेगा, सिर्फ बिल्डिंग के लिए बनेगा। तो जो आपका बिल्डिंग का ओरिजिनल कॉस्ट है वो ले लो, उसमें से आज जो बिल्डिंग का रेट चल रहा है उस हिसाब से नोशनल डेप्रिसिएशन ले लो, तो आपका क्या बन जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। अगर आप कैपिटल एसेट को क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, कौन ट्रांसफर करता है, होल्डिंग सब्सिडरी को ट्रांसफर करता है या सब्सिडरी अपनी होल्डिंग को ट्रांसफर करता है, तो जो ट्रांसफरर का कॉस्ट होगा वही आपका एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा, मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है। अगर अमालगमेटिंग कंपनी अमालगमेटेड को कर रही है तो जो ट्रांसफरर का कॉस्ट है वही आपका क्या बनेगा, एक्चुअल कॉस्ट बनेगा। अगर डीमर्ज कंपनी रिजल्टिंग को कर रहा है तो WDV आपका क्या बन जाएगा, जो ट्रांसफरर का WDV है वो आपका एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। और गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी वगैरह मिलता है तो रिड्यूस कर दो। और अगर फॉरेन से आप असेट लेके आए हो इंडिया में बिजनेस के लिए, तो जो उसका एक्चुअल कॉस्ट था वो ले लो और उसमें से नोशनल डेप्रिसिएशन लेस कर दो। इज इट क्लियर? हाँ जी। फिर बात करते हैं डेप्रिसिएशन फॉर असेट ऑप्टिंग SLM मेथड। अगर आप क्या करते हो, आपने SLM मेथड ऑप्ट किया है तो उस हिसाब से आप, अगर आपने क्या किया, बेसिकली सिंपल सी बात है, SLM मेथड को क्या किया है, ऑप्ट किया है, तो आपका डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, नॉर्मल निकलेगा, जैसे अकाउंट्स में निकलता है वैसे ही निकलेगा। पर यहाँ पे जब सेल करोगे असेट को तो क्या होगा, जब अगर आप डेप्रिशिएबल असेट बेचोगे तो क्या होगा, कैपिटल गेन में सीखेंगे। मैंने जब PGBP करा रहा था तभी मैंने बहुत अच्छे से उसका इंटरलिंकिंग कराया था, हर चीज़ समझाई थी, वो याद है। फुल ब्लॉक ट्रांसफर होता है तो क्या होगा, पार्ट ब्लॉक ट्रांसफर होता है तो क्या होगा। पर रिविजन में मैं जानबूझ के कैपिटल गेन में अच्छे से कराऊंगा क्योंकि वो सेक्शन वाइज वहां पे फ्लो बैठेगा। तो यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस जो है वो आपका WDV से कम है तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। ये क्यों होगा, क्या होगा, बहुत 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 अच्छे से समझाया था PNL वगैरह बना के। अगर सेलिंग प्राइस आपके WDV से भी ज्यादा है पर कॉस्ट तक है, समझो आपका सेलिंग प्राइस है 90, WDV है 100, मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट 100 का दिख रहा था, आपने 90 में बेच दिया तो 10 का लॉस हो गया, तो PNL के डेबिट में चला जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। आपका खरीदा था आपने कितने में, कोई चीज खरीदा था समझो 120 में, आपने बेच दिया 100 में, और आपका WDV क्या है 90 है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट है, बैलेंस चार्ज में चला जाएगा। समझो आपने 90 का 130 में बेच दिया और खरीदा कितना था 120 में, तो 120 और 130 का जो डिफरेंस है 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, वो कहाँ चला जाएगा, वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। और बचा हुआ 20 या 30 जो भी है वो आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस चार्ज करके PNL के क्रेडिट में चला जाएगा। फिर अगर आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है या सब्सिडी मिलता है तो उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा, तो ग्रांट सब्सिडरी वॉट एवर नेम बाय एनीवन ट्रीटेड एज इनकम, मतलब कोई भी नाम से मिले, ग्रांट मिले, सब्सिडी मिले या कोई भी नाम से मिले तो क्या हो जाएगा, आपका PGBP में इनकम मान लिया जाएगा। दूसरा, अगर कोई आपका सब्सिडी मिलता है या ग्रांट मिलता है, किससे मिलता है, एक ऐसे ट्रस्ट से मिलता है जो ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ने, वो आपको एज अ कॉर्पस मिल रहा है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो क्या नहीं होगा, वो आपका इनकम नहीं माना जाएगा। मतलब क्या, मतलब समझा नहीं। देखो, एक गवर्नमेंट है जिसने अपना एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया है, वो ट्रस्ट ने आपको कॉर्पस दिया है, तो वो आपका इनकम नहीं माना जाएगा। अगर आपने असेट को लेने के लिए कोई सब्सिडी आपको मिला है तो कॉस्ट से कम हो जाएगा। अगर आपने पहले लोन लिया तो वो माफ हो गया है तो अभी आपका इनकम मान लिया जाएगा। और ये सब जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे ऐसे सब्सिडी से जो कि वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए है, जैसे कि आपका वो गैस वाला सब्सिडी वगैरह हो गया वो। फिर बात करते हैं, अगर इंटरेस्ट आपने एक्विजिशन ऑफ लो असेट के लिए कोई लोन लिया था और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो जब तक वो असेट पुट टू यूज करते हो उससे पहले वो असेट एक्चुअल इंटरेस्ट एक्चुअल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के आप PNL के डेबिट में डाल सकते हो। मतलब गेम क्या है, जब तक आप असेट पुट टू यूज करते हो तब तक क्या है, सब गेम वही है। फिर क्या है, इफ असेट इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 30, 31, 32 रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोपोर्शनेट पार्ट एज डिटरमाइंड बाय AO। मतलब 30 क्या था, 30 था अगर आप बिल्डिंग के लिए कोई खर्चे का कैसे आपका मिलेगा आपको PNL के डेबिट में, 31 प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर के लिए था, और 32 किसके लिए था, डेप्रिसिएशन के लिए था। तो ये तीनों खर्चे पार्टली बिजनेस के लिए है और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए है। तो आपका प्रपोर्शन कैसे डिटरमाइन होगा, असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन करेगा। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 35A-BB की और सेक्शन नंबर 35A-BA की। 35A-BB क्या है, अगर आप टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस लेने के लिए कोई खर्चा करते हो, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस लेने के लिए खर्चा करते हो तो उसके ऊपर
आपका क्या होगा वो उसके बारे में बात की है। अगर लाइसेंस सेल करोगे तो सेम टू सेम वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन वाला जो कंसेप्ट था ऊपर बैलेंस चार्ज वही आपका जैसे होता है वही होगा। बट अगर आपने क्या किया है उसका आपने एक साथ बहुत सारा पेमेंट कर दिया है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस वगैरह इजीली तो मिलेगा नहीं, बहुत बड़ा पेमेंट किया है, तो उसका आप कैसे पीएनएल के डेबिट में कितने सालों में डिडक्शन लोगे उसके बारे में बात की है। तो अगर आपको लाइसेंस ऑब्टेन होता है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या लाइसेंस ऑब्टेन होता है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो अगर समझो आपको लाइसेंस मिला है बिजनेस कमेंस होने से पहले, तो जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया वहां से लेके लाइसेंस जब तक एक्सपायर होता है उतने सालों में उसको क्या कर दो, बाइफरकेट कर दो। और अगर आपका बिजनेस कमेंस होने के बाद आपका बिजनेस चालू है, फिर आपने अप्लाई किया टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस के लिए, आपको मिल गया, तो जिस टाइम पे आपने फीस पे किया वहां से लेके आपका लाइसेंस जब एक्सपायर होता है वहां तक आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। नोट्स क्या है, जब पूरा ही आपको खर्चा डिडक्शन मिल रहा है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और अगर बीच में अमालगमेशन डीमर्जर वगैरह हो जाता है तो 50-50 जितना भी प्रपोर्शन का टाइम वो न्यू कंपनी के पास बचा रहेगा उतना पोर्शन का वो क्या कर सकती है, एक्सपेंस क्लेम कर सकती है। 35A टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम के रिलेटेड है, उसके प्रोविजन ऊपर जो थे उसके सिमिलर है। फिर 35CCC और 35CCD। CCC किसके लिए है, अगर आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम के ऊपर खर्चा करते हो, और CCD किसके लिए, अगर आप स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए क्या करते हो, खर्चा करते हो। डिडक्शन 100% दोनों में मिलेगा। एक्सेप्शन क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर खर्चा करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिफरेंस क्या है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम के ऊपर खर्चा करोगे तो सबको डिडक्शन मिलेगा, पर स्किल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ कंपनीज को मिलेगा। फिर बात करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ जी सर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो डिडक्शन मिलेगा आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे, सबसे पहले ये समझ लेना है, और इसके नीचे 2 सेक्शन आएंगे, उसका भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। मतलब अगर आपका एलिजिबल खर्चा 1 लाख है तो 5 साल में 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 करके आपको क्या मिलेगा, खर्चा मिलेगा। सबसे पहले ये समझो ये अलाउड होगा किसको, रेसिडेंट एसएससी को, जो कि खर्चा करता है, मतलब सिर्फ रेसिडेंट लोगों को ही प्रिलिमिनरी खर्चों का डिडक्शन मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। आप क्या करते हो, बिजनेस स्टार्ट होने से पहला खर्चा करते हो या बिजनेस एक्सटेंशन के टाइम पे खर्चा करते हो तो आपको इसका डिडक्शन मिल सकता है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या होगा, इंडियन कंपनी के लिए क्या होगा और अदर एसएससी के लिए क्या होगा। तो अदर एसएससी के लिए तो बड़ा ही सिंपल है, सबसे पहले एक्चुअल जो खर्चा किया वो ले लो और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ले लो। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है, जो आपने अपने फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है। तो दोनों में से लोअर अमाउंट जो एक्चुअल खर्चा किया और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, दोनों में से लोअर अमाउंट क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। इंडियन कंपनी को कैसे खर्चा मिलेगा, तो जो एलिजिबल खर्चा है सबसे पहले वो ले लो। सबसे पहले क्या ले लो, एलिजिबल खर्चा ले लो। दूसरे में क्या लेना है, ध्यान से समझो, दूसरे में ए और बी दोनों में से ज्यादा ले लो। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों में से जो ज्यादा है वो 2 रहेगा, और 1 और 2 में से जो लोअर रहेगा वो आपका क्या मिल जाएगा, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इज इट क्लियर, ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, इसमें सबसे पहले ये समझना है कि केस लॉ है बर्जर्स पेंट लिमिटेड का, जिसमें बोला हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम आपका कभी भी क्या नहीं माना जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर कैपिटल प्लस आपका डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगा। ये रीड कर लेना क्या होता है। फिर ये मैंने बोला ना 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में और 2 खर्चे आएंगे, वो 2 खर्चों में से पहला खर्चा है अगर आप अमालगमेशन या डीमर्जर के ऊपर एक्सपेंस करते हो। कौन करता है, इंडियन कंपनी करता है। 35DD सेक्शन जो है उसमें आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इंडियन कंपनी को डिडक्शन मिलेगा, और 35DDA में अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस पे खर्चा करते हो तो हर एसएससी को मिलेगा, पर 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। फिर बात करते हैं रिसर्च वाले खर्चों के। 35 एक्सपेंस ऑन रिसर्च, बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर अगर खर्चा करते हो तो आपको कैसे डिडक्शन मिलेगा। जैसे ये पिछले अटेम्प्ट में प्रोविजन था सेम टू सेम है, कुछ ऐसा महान चेंज नहीं हुआ है। तो बात करते हैं, देखो कैसा है,
आप या तो खुद से रिसर्च कर सकते हो या किसी और को पैसा दे सकते हो रिसर्च करने के लिए। तो सबसे पहले ये आते हैं कि किसको पैसा आप दे सकते हो, तो आप दे सकते हो रिसर्च एसोसिएशन को, आप दे सकते हो इंस्टीट्यूट को, आप दे सकते हो कॉलेज को, आप दे सकते हो यूनिवर्सिटी को। अगर रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को पैसा दोगे तो 100% डिडक्शन मिलेगा। अगर आप आईआईटी को या नेशनल लेबोरेटरी को पैसा दोगे तो 100% डिडक्शन मिलेगा। आईआईटी आपको पता है, नेशनल लेबोरेटरी आपको पता है। अगर आप अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को पैसा दोगे जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि आप कर सकते हो, तो भी आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन का मतलब क्या है, पीएनएल के डेबिट में आपको 100% लेने देंगे। ये तो बात हुई बाहर वालों को। बाहर वालों को सिर्फ आप इनको ही क्या कर सकते हो, पैसा दे सकते हो, रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पहला। दूसरा आईआईटी या नेशनल लेबोरेटरी। तीसरा कोई ऐसी कंपनी जो अप्रूव्ड है। देखो पिछले अटेम्प्ट से पहले जो भी अटेम्प्ट हुए थे वहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन हुआ करता था, मतलब जब मैंने दिया था तभी कहीं पे 150% था, कहीं पे 100% था, तो वो याद करने को दिक्कत था। अभी सिंपल है, सारी जगह पे 100% है। बस ये समझना है कि कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। मैंने क्या बताया, दो तरीके से हो सकता है, या तो आप दूसरे को पैसा दे सकते हो या खुद रख सकते हो। सर मैं खुद से रिसर्च करना चाहता हूं तो कैसे डिडक्शन मिलेगा, तो उसमें दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैंने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रिसर्च किया, या फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद रिसर्च किया। हाँ जी सर, तो पहले समझते हैं मैंने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर रिसर्च करता हूं तो कैसे डिडक्शन मिलेगा। तो देखो पिछले मैक्सिमम 3 साल का ही डिडक्शन मिलेगा, पर जब से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है उससे पिछले 3 साल तक का डिडक्शन मिलेगा। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। कैसे मिलेगा, तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड को छोड़ के बाकी सबका 100% आपको पीएनएल के डेबिट में लेने देंगे। मतलब लैंड के छोड़ के बाकी जो भी आपने पेमेंट किया है आप क्या करो, सीधा पीएनएल के डेबिट में डालो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी 100% डिडक्शन मिलेगा, पर सिर्फ दो चीज़ों का मिलेगा। एक तो आप अपने जो एम्प्लॉय को सैलरी देते हो उसका मिलेगा, और दूसरा जो रॉ मटेरियल लाते हो उसका मिलेगा। पर सैलरी में भी जो परक्यूजिट का खर्चा करोगे उसका आपको क्या नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अगर रिसर्च करते हो तो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले सिर्फ 3 साल का पहले का मिलेगा। कैपिटल सबका मिलेगा लैंड को छोड़ के। रेवेन्यू में सिर्फ दो, एक तो सैलरी, दूसरा मटेरियल। सैलरी में भी आपका परक्यूजिट नहीं आएगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करने के बाद रिसर्च करता हूं तो रेवेन्यू का तो भाई वैसे ही मिलने वाला था, तो उसका पूरा मिलेगा, कैपिटल का भी पूरा मिलेगा, बट लैंड का नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ जी सर। नोट में क्या लिखा है, देखो ये पहले इंपॉर्टेंट हुआ करता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या बायोटेक्नोलॉजी वाली कंपनी हो तो आपको रेवेन्यू और कैपिटल में पहले ऐसा था कि 150% डिडक्शन मिलता था। पहले भूल जाओ, अभी तो क्या है 100% लैंड को छोड़ के बाकी सब पे आपको क्या मिलेगा, 100% डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड आप मैन्युफैक्चरिंग हो या नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 100% मिल ही रहा है। ये सेक्शन 35 हो गया। यहाँ पे आपको जब पूरा 100% दे रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं देंगे। और अगर लैंड एंड बिल्डिंग आपका परचेस किया गया है कंपोजिट एग्रीमेंट में, मतलब दोनों एक साथ, एक जमीन है, ये लैंड है, ये बिल्डिंग है, 100 करोड़ में खरीदा। अभी पता नहीं है लैंड का वैल्यू कितना है, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है। लैंड का तो डिडक्शन नहीं मिलता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइफरकेट करना पड़ेगा दोनों को, लैंड और बिल्डिंग को। क्लियर है? इसको रिलेटेड एक पीछे मैं लेके जाना चाहूँगा, आपको लिंक कराना चाहूँगा। मैंने जब एक्चुअल कॉस्ट पढ़ाया था तभी बताया था कि अगर कोई साइंटिफिक असेट पहले यूज़ हुआ था साइंटिफिक रिसर्च में, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट अगर नॉर्मल बिजनेस में लेके जाओगे तो नील होगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। 35 में आपको डिडक्शन मिल गया। 35 एडी की बात करें, देखो 35 में भी कैपिटल खर्चों का डिडक्शन मिलता था, 35 एडी में भी कैपिटल खर्चों का डिडक्शन मिलेगा। 35 एडी में पर सिर्फ स्पेसिफाई किए गए हैं बिजनेस। इन बिजनेस में आप रेवेन्यू, कैपिटल, कोई भी तरीके का खर्चा करो आपको डिडक्शन मिलेगा पीएनएल के डेबिट में। तो सबसे पहले समझते हैं वो कौन से 14 बिजनेस है जिनको मेंशन किया गया है। याद करो, क्लास में मैंने याद करने का तरीका बताया था। फर्स्ट 5 बिजनेस कौन से थे? सबसे पहले आप आगे बहुत गरम चीज़ें आने वाली है, हॉट चीज़ें आने वाली है, तो उसको ठंडा करने के लिए कोल्ड चेन फैसिलिटी बना रहे हो। उसके बाद 2 वेयरहाउसिंग है, एक वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर है, एक वेयरहाउसिंग फॉर शुगर है। ठीक है, एक क्वेश्चन था पता है अपने मॉड्यूल में जिसमें वेयरहाउसिंग फॉर एडिबल ऑयल था, उसके ऊपर नहीं मिलेगा बेनिफिट।
फिर दो पाइपलाइन है, एक है क्रॉस कंट्री पाइपलाइन किसके लिए, पेट्रोल या नेचुरल गैस के लिए, दूसरा स्लरी पाइपलाइन किसके लिए, आयरन ओर के लिए। तो एक कोल्ड चेन हो गया, दो वेयर हाउसिंग के हो गए, दो पाइपलाइन के हो गए। अभी जो सेकंड वाले ये रेड वाले आपको दिख रहे हैं, ये पांचों इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। किसके लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आप न्यू डेवलपमेंट क्या कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का। या आप इंफ्रास्ट्रक्चर सोचते ही आपके दिमाग में क्या आता है, इंफ्रा सोचते ही आपके दिमाग में क्या आता है, सर हमारे दिमाग में घर आता है। तो स्लम डेवलपमेंट का हाउसिंग कर रहे हो या अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में घर बना रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर आप घर ये सोचते हो, इंफ्रा सोचते हो तो क्या आता है, सर हमारे दिमाग में हॉस्पिटल आता है। तो 100 बेड या उससे ज़्यादा का हॉस्पिटल बना रहे हो तो वो बिजनेस में हो, या 2 स्टार या उससे ज़्यादा होटल चला रहे हो तो आप क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये 10 बिजनेस हो गए। अभी 4 बिजनेस में क्या करना है, 4 बिजनेस में आपके पास क्या है, एक इनलैंड है। आपके पास क्या है, इनलैंड है, आपके पास लैंड है। लैंड कंटेनर डेपो बेसिकली कस्टम में अपन पढ़ते हैं ना, इनलैंड है अपने पास। लैंड पे आपने क्या किया, फर्टिलाइजर डाला। फर्टिलाइजर डाला तो आपको क्या मिला, वेफर मिला। वेफर मिला तो आपने क्या, उसको हनी के साथ खा लिया। बहुत फालतू चीज मैंने बोली है पर याद करने के लिए अच्छा है। आप इनलैंड कंटेनर डेपो के बिजनेस में हो, या आप फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब खाद वगैरह बना रहे हो, या आप सेमी कंडक्टर वेफर या फैब्रिकेशन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बेसिकली वो चिप्स वगैरह होता है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगता है वो, या आप बी कीपिंग, बी हनी, बी वैक्स के बिजनेस में हो, तो आपको स्पेसिफाइड बिजनेस का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो यहाँ पे अपने कितने हो गए, 14 ये बिजनेस हो गए। 14 बिजनेस के रिलेटेड आपको ये ध्यान रखना है कि बिजनेस जो होने चाहिए वो नए होने चाहिए अगर आपको बेनिफिट चाहिए। ऐसा नहीं आपने कोई डीमर्जर, अमालगमेशन, स्प्लिटअप, रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, नहीं चलेगा। दूसरा जो प्लांट एंड मशीनरी है वो भी आपका न्यू होना चाहिए अगर आपको पीएनएल के डेबिट में लाना है। पर इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी चल जाएगा जिसके ऊपर इंडिया में डेप्रिसिएशन नहीं लिया है, या 20% सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी चल जाएगा। ये याद करो, इंटरलिंक कराता हूँ कहाँ से, 10AA से। फिर डिडक्शन आपको हर कैपिटल खर्चे का मिलेगा पर 3 का नहीं मिलेगा, लैंड का नहीं मिलेगा, गुडविल का नहीं मिलेगा, और कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आपकी इक्विटी, डेट वगैरह। फिर बात करते हैं, आप अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में हो, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में अच्छे से सीखेंगे तो आप लॉस इनडेफिनेट टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट आपको रिटर्न टाइम पे भरना पड़ेगा। लॉस जो है वो स्पेसिफाइड बिजनेस का सिर्फ स्पेसिफाइड से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। ये सब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन है यहाँ पे लिखे हुए। अगर आपको डिडक्शन चाहिए 35AD में तो आपको ये 80IA से लेके 80RRB तक क्या नहीं करना है, डिडक्शन क्लेम नहीं करना है, और 10AA का नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको पूरा वैसे ही दिया जा रहा है। अगर आप 35AD क्लेम करते हो तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर पूरा ही 100% का कैपिटल दे दिया तो क्या फिर डेप्रिसिएशन। एक बार मॉड्यूल से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या होता है एक बार रीड करना है, वहाँ पे टोल वोल वगैरह लिखा हुआ है, डैम वगैरह बनाते हैं वो। अगर होटल 2 स्टार से ज़्यादा है और आप क्या करते हो, आप अपना ऑपरेशन ट्रांसफर कर देते हो किसी और को, तो भी वो क्या माना जाएगा, स्पेसिफाइड बिजनेस ही माना जाएगा। अगर क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के बिजनेस में हो और अगर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो भी आपका पेट्रोलियम डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो क्या बोलता है कि ये आपको किसी और के साथ भी शेयर करना पड़ेगा, मेड अवेलेबल सम पोर्शन किसी और को कराना पड़ेगा, तो आपको कराना पड़ेगा अगर आपको डिडक्शन लेना है तो। एक्सपेंस अगर कुछ पहले कर लेते हो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, तो भी वो आपको पीएनएल के डेबिट में देने देंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने देखा था। अगर असेट जो है वो 35AD का है और वो आपने क्या कर दिया है, बेच दिया है विद इन 8 ईयर्स, तो जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका क्या बन जाएगा, पीजेबीपी का इनकम बन जाएगा। सेकंड केस में आपने वो असेट बेचा नहीं है पर वो 8 साल के अंदर अंदर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस से नॉर्मल बिजनेस में डाल दिया है, तो आपका वो इनकम माना जाएगा। क्या इनकम होगा, जो आपने डिडक्शन पहले की, इसके ऊपर भी क्वेश्चन किया था बहुत अच्छे से, जो पहले आपने 35AD में डिडक्शन लिया था वो ले लो। पर देखो जब आप 35AD क्लेम कर रहे थे तभी आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, तो उसमें से डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर दो, जो नेट बचा वो आपका क्या मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन किया था। तो यहाँ तक हो गया। फिर बात करते हैं, अगर आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा जो मोड प्रिस्क्राइब्ड नहीं है उससे अगर पेमेंट किया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। प्रिस्क्राइब मोड क्या होता है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, ECS, ये तो 3 पहले ही थे। फिर आपका आधार पे, फिर आपका BCURIN। BCURIN क्या है, B यानी आपका भीम UPI, C यानी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, U यानी क्या है UPI, BCUR यानी RTGS, I यानी IMPS, N यानी NEFT।
और सेक्शन 35AD जो है वो ऑप्शनल है, एसएससी चाहे तो ले, नहीं चाहे तो मत लो। फिर बात करते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस के। ये देखो टाइप ऑफ बिजनेस मैंने बताया, स्पेसिफाइड बिजनेस बताया, अभी स्पेकुलेटिव बिजनेस बताया। स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब क्या होता है, ऐसा बिजनेस जिसमें डिलीवरी नहीं होता। आपने देखा रहेगा ना शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट जैसे शेयर मार्केट होता है वैसा ही कमोडिटी मार्केट होता है। अगर आपने वहां पे देखा रहेगा तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड बेचते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, सिल्वर बेचते हैं, पर एक्चुअली इनके हाथ में गोल्ड सिल्वर कहाँ होता है, एक्चुअली इनके हाथ में कुछ नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं, डिलीवरी नहीं ले रहे, जस्ट जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके ऊपर खेल रहे हैं, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस, बेसिकली सौदा बोला जा सकता है। ट्रांजैक्शन जो है वो, ये कुछ चीजें जो है स्पेकुलेटिव, बट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स हम क्या नहीं मानेंगे, नॉट डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव, हम इनको स्पेकुलेटिव नहीं मानेंगे। पहला हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा डेरिवेटिव, और चौथा कमोडिटी ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव। बट कमोडिटी डेरिवेटिव में आपको ध्यान रखना है, सीटीटी कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा है तो ही वो कमोडिटी डेरिवेटिव क्या नहीं माना जाएगा, नॉट डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा। पर उसका एक्सेप्शन है क्या, एग्रीकल्चर कमोडिटी। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। सेक्शन 36 रेफर नोट क्या है, मैं 37 के बाद 36, एक रीज़न है मैं बताऊंगा जिसकी वजह से मैं 36 क्या कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। सबसे पहले 37 में क्या लिखा है, 37 में बहुत ही सिंपल सी चीज़ लिखी है कि बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनका हम क्या करेंगे, जो जिसके बारे में मेंशन नहीं कर सकते ना यार। हर एक खर्चे के ऊपर सेक्शन बनाएंगे तो कितना सेक्शन बनाएंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हम समझ सकते हैं, वो हमें क्या कर देंगे, हम डिडक्शन दे देंगे। ऐसे खर्चे जो 30 से 36 तक कवर नहीं है, वो बिजनेस के रिलेटेड है, वो पर्सनल नेचर के नहीं है, वो कैपिटल नेचर के नहीं है, और वो लीगल है। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या मान लेंगे, हम मानेंगे कि आपको वो खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा। मेजरली तो 3 ही है, आपके बिजनेस के लिए खर्चा होना चाहिए, करेक्ट है, वो लीगल होना चाहिए, और वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। तो हम आपको क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो कैसे, यहाँ पे कुछ एसिड पीपीटीजी करके मैंने कुछ मेमोनिक बनाया है, इसमें कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मेंशन किए हुए हैं कि कहाँ पे अलाउड होगा, कहाँ पे नहीं अलाउड होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे 1 to लेके 6 तक जितने भी खर्चे हैं उसमें क्या है, अलाउड नहीं होगा, और 7 से लेकर 10 तक अलाउड होंगे ये खर्चे। सबसे पहले अगर आप CSR के खर्चे कराते हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा करते हो, तो वो अलाउड नहीं होगा। बट ध्यान रखना है कि वो 30 से 36 में कवर नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हो तो यहाँ अलाउड नहीं होगा, पर वो 80 GGB GGC में आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। अगर आप डिविडेंड या DDT का पेमेंट करते हो तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ना कि खर्चा है, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप प्रोविजन, कोई भी तरीके का प्रोविजन करते हो तो अलाउड नहीं होता, बट एक प्रोविजन अलाउड होता है, बैड डेट वाला, किसको, सिर्फ बैंक को, सेक्शन 36 में पढ़ेंगे। अगर आप कानून तोड़ने के लिए क्या किया है, आपने कोई पेनल्टी पे किया है तो अलाउड नहीं होगा, पर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पेनल्टी पे किया है तो अलाउड होता है। अगर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, डायरेक्ट टैक्स के लिए पेमेंट किया है तो अलाउड नहीं होगा। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए पे किया है तो अलाउड होगा, पर पेनल्टी अलाउड नहीं होगा, टैक्स और इंटरेस्ट अलाउड होगा। अगर गिफ्ट एम्प्लॉय को दिया है दिवाली, होली वगैरह पे तो अलाउड हो जाएगा। अगर आपने सेमिनार अटेंड करने के लिए कोई खर्चा किया है तो अलाउड हो जाएगा। अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पार्टनर की, उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म ने प्रीमियम पे किया है तो वो अलाउड हो जाएगा। ये फास्ट मैंने किया है, पता है मुझे भाई, अपन ने आराम से वहाँ किया था, यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलेगा। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 43B। 43B ही पहले कराने के लिए 36 बाद में कराना था। 43B में 7 ऐसे खर्चे दिए हुए हैं जिसका पेमेंट आपको ड्यू डेट से पहले करोगे तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, जो 31 जुलाई 30 जो भी आपकी ड्यू डेट है, अक्टूबर या नवंबर, उससे पहले अगर पेमेंट करोगे तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। तो सबसे पहले कोई ऐसी टैक्स, ड्यूटी, फीस अगर आप PNL के डेबिट में डाल रहे हो तो सिर्फ डेबिट करने से आपको खर्चा अलाउड नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप बोनस या कमीशन एम्प्लॉय को देते हो तो सिर्फ PNL के डेबिट में डालने से आपको खर्चा अलाउड नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा। लीव सैलरी सेम टू सेम, अगर आप इंडियन रेलवे को पेमेंट करते हो तो सेम टू सेम। अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो, लोन लिया था कहाँ से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से या शेड्यूल बैंक से, अगर आपने लोन लिया था और उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो तो वो आपका अलाउड होगा। तब
जब आपने पेमेंट कर दिया है। अगर आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एसपीएफ में, आरपीएफ में, ये सब क्या होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव सुपरएन्युएशन फंड और नेशनल पेंशन स्कीम, वो जो इसमें अगर आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो, तो सिर्फ पीएनएल के डेबिट डालने से आपको अलाउड नहीं होगा, आपको एक्चुअल पेमेंट ड्यू डेट से पहले करना पड़ेगा। और सातवां क्या है, अगर आपने क्या किया है, इंटरेस्ट पेमेंट किया है ऑन लोन और बोरिंग, कहाँ से लिया था आपने, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से लिया था या सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से लिया था, तो जब आप पेमेंट करोगे तभी अलाउड होगा, नहीं तो नहीं अलाउड होगा। करेक्ट। अभी हम आते हैं सेक्शन नंबर 36 के ऊपर। एक सेकेंड, सेक्शन 36 कहाँ है? ये सब भाई टाइप भी मैंने ही किया है, एक एक चीज पूरा मॉड्यूल से। एक सेक्शन 36, हाँ आपको देखो इससे बेटर प्रेजेंट, ये एक्चुअली ये A4 में फिट नहीं हो रहा था जब मैं ये सेक्शन नंबर 36 टाइप किया था, बट ये आपको बहुत हेल्प होगा यार। सेक्शन 36 कहाँ गया, पहले ओपन करता हूँ। हाँ, फुल पेज कर लेते हैं। ये देखो आप एक पेज में आपको पूरा सेक्शन 36 जो कि बहुत बड़ा है, इसका प्रिंट निकाल के आप क्या कर सकते हो, अपने दीवार पे चिपका दोगे तो आप रोज 2-4 बार देखोगे तो सब सेक्शन के साथ याद हो जाएगा। तो सर्टेन डिडक्शंस अंडर सेक्शन 36(1) करेक्ट है। तो ये बात करता है सबसे पहले 36(1)(1) की, यहाँ पे सबसेक्शन 1 है, 36(1) तो सेक्शन का ही नाम है, उसमें क्लॉज बोलो या सबसेक्शन बोलो 1। अगर आप इंश्योरेंस के ऊपर क्या करते हो, आप स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस कराते हो और उसके ऊपर पेमेंट करते हो प्रीमियम का, अपने स्टॉक के रिलेटेड प्रीमियम का पेमेंट करते हो तो अलाउड होगा, बिल्कुल अलाउड होगा। अगर आप अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हो तो उसके ऊपर प्रीमियम पे करोगे, अलाउड होगा, हाँ होगा, पर कैश को छोड़ के बाकी किसी मोड से आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तीसरा, अगर आप कोई बोनस या कमीशन अपने एम्प्लॉय को देते हो तो अलाउड होगा। अभी मैंने बताया था, अगर आप बोनस कमीशन अपने एम्प्लॉय को देते हो सेक्शन 43B के हिसाब से एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए। करेक्ट, एक्चुअल पेमेंट होगा तो अलाउड होगा, नहीं तो नहीं होगा, इसीलिए पहले वो कराना जरूरी था। और इट मे एक्सीड लिमिट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में कुछ भी लिमिट दिया है फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर है तो चलेगा, बट आपको एक्चुअल पेमेंट कर देना है। फिर बात करें लोन के ऊपर इंटरेस्ट की, तो सिर्फ बिजनेस का लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे तो अलाउड होगा, पर्सनल पर्पस का अलाउड नहीं होगा। अगर लोन बैंक से लिया है या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है तो ही अलाउड होगा, पर सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B होगा, मतलब आपको एक्चुअल पेमेंट करना है। बाकी किसी से लोन लोगे तो अलाउड नहीं होगा। इज इट क्लियर? हाँ जी। फिर बात करते हैं 3B के ऊपर। अगर आप जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो डिस्काउंट पे इश्यू होता है और फेस वैल्यू पे क्या हो जाता है, रिडीम हो जाता है। तो वो जो डिस्काउंट वाला जो डिफरेंस होता है वो अमोर्टाइज वगैरह कैसे होगा, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, बाइफरकेट कर देना है डिस्काउंट को इनटू कैलेंडर मंथ। ये सब बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था। और बट देन डिस्काउंट क्या हो जाएगा, वो अमोर्टाइज हो जाएगा। और अगर 15 दिन से ज़्यादा कोई महीना है तो उसको 1 महीना काउंट करता है। फिर 4 और 5 में क्या लिखा है, अगर आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए, ये ध्यान से समझो, अगर कोई एम्प्लॉय के लिए उसका एम्प्लॉयर क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, तो अगर सुपर एन्युएशन फंड में करता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में करता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट में करता है, अप्रूव्ड स्टैट्यूटरी फंड में या अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में या अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में पेमेंट करता है तो अलाउड होगा। पर जैसे ऊपर देखा 43B की लिमिट के हिसाब से अलाउड होगा। बट अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में करता है, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में करता है या अनअप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में करता है तो अलाउड नहीं होगा। पर पेमेंट कौन कर रहा है, ये ध्यान रखो, एम्प्लॉयर कर रहा है अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे। फिर 4A क्या बोलता है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए एनपीएस में तो अलाउड होगा 43B के हिसाब से। कैसे अलाउड होगा, ये हम लोग ने सैलरी में भी देखा था, डिडक्शन में भी देखा था। जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है वो ले लो और 10% ऑफ सैलरी ले लो। 10% ऑफ सैलरी में क्या आएगा, बेसिक सैलरी प्लस DA, तो वो दोनों में से लोअर अमाउंट उतना क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा, पर आपको एक्चुअली पेमेंट करना पड़ेगा। फिर अगर एम्प्लॉय पेमेंट करता है, ये 2 सेक्शन में एम्प्लॉयर पेमेंट करता था, यहाँ पे एम्प्लॉय पेमेंट कर रहा है अपने कोई वेलफेयर फंड में जैसे PF वगैरह में, तो वो भी अलाउड होगा। पर आपको देखना है वो फंड की ड्यू डेट से पहले पहले क्या हो चुका है, उसमें पेमेंट हो चुका है। फिर बात करते हैं एनिमल यूज इन बिजनेस।
नॉट एज अ स्टॉक इन ट्रेड। बहुत सारे बिजनेस में एनिमल यूज होते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म में चिकन वगैरह यूज होते हैं, कैटल इंडस्ट्री में गाय बैल वगैरह यूज होते हैं, बफेलो वगैरह, उनकी बात हो रही है, करेक्ट है। एनिमल यूज इन अ बिजनेस, तो डिडक्शन अलाउड होगा। कैसे अलाउड होगा? जितने में खरीदा था माइनस जब वो यूजलेस हो गए तभी उनको कितने में बेचा, डिफरेंस जो रहेगा वो आपका क्या मान लिया जाएगा, वो आपका इनकम मान लिया जाएगा, बेसिकली खर्चा मान लिया जाएगा। उतना पीएनएल में अलाउड होगा। कितना अलाउड होगा? जो आपका कॉस्ट था माइनस सेलिंग प्राइस क्या, स्क्रैप प्राइस क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। फिर डिडक्शन ऑफ एक्चुअल बैड डेट की बात करें, आपका जो एक्चुअली आप बैड डेट कर रहे हो उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले सेल्स के रिलेटेड बैड डेट होगा, वही पीएनएल के डेबिट में अलाउड होगा। लोन के रिलेटेड बैड डेट जो होगा वो अलाउड नहीं होगा। बट अगर आपका मनी लेंडिंग का बिजनेस है तो भाई आपका बिजनेस से सेल्स ही वही है, तो लोन के रिलेटेड अलाउड हो जाएगा। तो आपको कंडीशन क्या देखनी है? बैड डेट जो है वो आपका रिटर्न ऑफ होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, करेक्ट है। दैट टेकन इनटू अकाउंट एज अ इनकम, पहले वो सेल्स करके इनकम दिखाना चाहिए, पर कोई बर्डन नहीं है आपके पास प्रूफ करने का कि आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा। इसके रिलेटेड वो ICDS वाला मैंने कंसेप्ट सिखाया था, वो आपको एक बार पढ़ लेना है मॉड्यूल से। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, याद है, लिखवाया भी था उसके रिलेटेड। फिर बात करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट ओनली फॉर बैंक। ये क्या था? एक्चुअल बैड डेट की बात हो रही थी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रोविजन की बात हो रही है कि बैड डेट के रिलेटेड प्रोविजन भी अलाउड होगा क्या? हाँ होगा, पर किसके लिए अलाउड होगा? सिर्फ बैंक के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अलाउड होगा। तो सबसे पहले बात करें इंडियन बैंक के लिए कितना अलाउड होगा, तो जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम है बिफोर ये वाला डिडक्शन, उसका 8.5% ले लो, प्लस आप अगर एडवांस करते हो रूरल ब्रांच को तो 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांस बाय रूरल ब्रांच ले लो, दोनों ऐड कर लो, उतना आपको क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। अगर आप फॉरेन बैंक हो या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, NBFC हो या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो, तो आपको GTI का 5% अलाउड हो जाएगा। नो अलाउंस फॉर प्रोविजन ऑफ बैड डेट, करेक्ट है। फिर बात करते हैं ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व। अगर आप स्पेशल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करते हो तो उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले ये सिर्फ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को मिलेगा जो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं। तो कैसे मिलेगा? ये तीनों में से लोअर अमाउंट आपको डिडक्शन मिलेगा जो आपने एक्चुअल अमाउंट ट्रांसफर किया है। थोड़ा जूम कर देता हूं, जो आपने एक्चुअल अमाउंट ट्रांसफर किया है वो ले लो। आपके PGBP का 20% ले लो बिफोर दिस डिडक्शन, और जो भी आपका शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व है उसका 200% लो, मतलब उसका डबल कर दो। उसमें से जो स्पेशल रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस था वो लेस कर दो, तो वो जो अमाउंट आएगा और तीनों में से लोअर है उतना आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। ये सब क्लास में अच्छे से समझाया था। फैमिली प्लानिंग के खर्चे की बात करें तो सबसे पहले ये सिर्फ कंपनी को मिलेगा। रेवेन्यू खर्चा करोगे तो 100% मिलेगा, कैपिटल खर्चा करोगे तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट को याद आके और आपको और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट याद आना चाहिए। क्या क्या था? एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस सेक्शन 35D था, फिर 35DD अमालगमेशन वाला था, फिर 35DDA क्या था? वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस वाला था। STT और CTT अलाउड होगा अगर सिक्योरिटी जो है वो हेल्ड किया है कैसे? एज अ स्टॉक इन ट्रेड। STT का मतलब क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। CTT का मतलब क्या है? कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। शेयर्स वगैरह को खरीदने बेचने के लिए STT लगता है, कमोडिटी को खरीदने बेचने के लिए CTT लगता है। अगर आप शुगर केन खरीदते हो तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ये शुगर केन खरीदती है, अगर वो प्राइस इक्वल है या कम है किसके, जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है, तो अलाउड होगा, ज्यादा है तो नहीं। अगर मार्क टू मार्केट लॉस या फिर उसके अदर एक्सपेक्टेड लॉस होता है तो ICDS के हिसाब से है तो अलाउड होगा, नहीं तो नहीं होगा। इज इट क्लियर? फिर कुछ नोट लिखे हुए हैं फॉर सेक्शन 3617 के रिलेटेड। अगर अमाउंट ऑफ सच डेट, ये किसके लिए है? ये आपके लिए मैं पॉज करके रीडिंग के लिए रख देता हूँ। ये वो जो मैंने ICDS के रिलेटेड बोला था ना, बैड डेट, जब भी मैं ये रिवाइज करा रहा था, ये वाला पार्ट उसके लिए रीडिंग है, मतलब उसके कुछ और इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है। ये पॉज करके आप क्या करो, एक बार रीड करते हैं 40A का सीरीज, जहां पे कुछ ऐसा अमाउंट बोला है कि आपको डिडक्शन नहीं देंगे। अभी तक भाई देख रहे हो तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट। और लोगों तक पहुंचेगा तो डायरेक्टली बोलता हूँ, इट विल हेल्प मी, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और मुझे ऐसे वीडियोस डालने में आगे और फाइनल वगैरह का प्लान है तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ऑब्वियस बात है। चलो 40A, अमाउंट स्पेसिफिकली नॉट डिडक्टेड
देखो इसमें सबसे पहले सेक्शन 40A1 को और सेक्शन 40A1 को पढ़ते हैं। टीडीएस कंसेप्ट पता है? हाँ सर, पेमेंट करने से पहले टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है, बचा हुआ पेमेंट क्या करना पड़ता है? सामने वाली पार्टी को देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पे आपने टीडीएस काटा नहीं या काटा पर गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो क्या उसके इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, वैसे कुछ सेक्शन है तो देखते हैं। 40A1 में अगर आप पेमेंट करते हो नॉन रेजिडेंट को और 1A में अगर आप पेमेंट करते हो रेजिडेंट को तो क्या होगा अगर आपने अमाउंट पे किया है या क्रेडिट किया है, किसको क्रेडिट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मारा है, टू नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को, और यहां पे क्या रहेगा टू रेजिडेंट को। इफ टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या फिर टीडीएस काट दिया पर गवर्नमेंट को पे नहीं कराया तो नॉन रेजिडेंट वाले केस में 100% खर्चा आपके पीएनएल के डेबिट में नहीं आएगा और 40A1 में 30% खर्चा आपके पीएनएल के डेबिट में नहीं आएगा, मतलब डिसअलाउड हो जाएगा। डिसअलाउड का मतलब क्या, आपको वो एड बैक करना पड़ेगा, वो करते हैं ना अपन क्वेश्चन में, करेक्ट है। बट यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि जो डिडक्शन है वो यही प्रीवियस ईयर में होना चाहिए और पेमेंट आप ड्यू डेट तक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नीचे इन दोनों के रिलेटेड कुछ नोट्स है वो एक बार देख लेते हैं। ये दो सेक्शन के लिए स्पेसिफिकली नोट्स है 40A1 और 1A के नीचे। अगर आप टीडीएस डिडक्ट करते हो प्रीवियस ईयर में बट पे करते हो आफ्टर ड्यू डेट तो जिस साल आपने पेमेंट किया उस साल आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। एक्सेप्शन क्या दिया है अबव सेक्शन के रिलेटेड, अगर आपने क्या किया अमाउंट पे कर दिया है सामने वाली पार्टी को और क्रेडिट कर दिया है, आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट किया पर पे नहीं किया, बट जो सामने वाली पार्टी है जो पेई है जिसको पैसा मिला है वो क्या करता है, वो अपना रिटर्न भरता है, रिटर्न के अंदर वो इनकम डालता है और वो इनकम के ऊपर टैक्स भरता है और सर्टिफिकेट एक सीए का लेके आ जाता है, तो आपके ऊपर वो खर्चा जो डिसअलाउड हुआ था वो अलाउड हो जाएगा। बट जो इंटरेस्ट है वो तो लगेगा 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ टीडीएस वाला, और टीडीएस नॉट डिडक्टेबल टिल पे फाइल रिटर्न, जब तक वो रिटर्न अपना फाइल नहीं करता वहां तक इंटरेस्ट लगेगा जो टीडीएस वाले सेक्शन में दिया हुआ है। इज इट ओके? हाँ जी सर। फिर बात करते हैं सेक्शन 40A1 और 40A1A हो गया, फिर 40A3 की बात करते हैं। 40A3 में क्या बोला है, अगर आप कोई नॉन रेजिडेंट को जो इंडिया में रहता है या ऐसा आदमी जो फॉरेन में रहता है उसको सैलरी का पेमेंट करते हो, उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटते या काटते हो पर जमा नहीं कराते तो सच सम शैल बी अलाउड, वो सम अलाउड होगा डिडक्शन, सच सम शैल नॉट बी अलाउड, वही मैं बोला अलाउड कैसे होगा। तो जो आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हो वो 100% क्या डिसअलाउड हो जाएगा, भले ही आपने एक दिन भी लेट कर दिया है काटने को या पेमेंट करने को, वो जिंदगी में कभी खर्चा अलाउड नहीं होगा। ये दो पॉइंट में 40A1 में और 40A1 में क्या होता है, जब आप टीडीएस का गवर्नमेंट को पेमेंट कर देते हो उस साल अलाउड हो जाता है, बट 3 में क्या होगा, कभी लाइफ में कभी आपको खर्चा अलाउड नहीं होगा। इसकी लॉजिक्स वगैरह सब बताए थे, करेक्ट है, अभी फास्ट रिविजन कर रहे हैं। फिर सेक्शन 40A2B की बात करें तो अगर आप रॉयल्टी, फी या सर्विस चार्ज जो कलेक्ट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, किससे कर रहा है, अपनी अंडरटेकिंग से कर रहा है, तो वो क्या नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा। किसको? स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को, किसी भी नाम से हो सकता है, रॉयल्टी, फी, सर्विस चार्ज, कोई भी नाम से। फिर बात करते हैं 40A5, अगर आप नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स के ऊपर क्या करते हो, टैक्स जमा कराते हो। कौन जमा कराता है? एम्प्लॉयर जमा कराता है। तो जो वो टैक्स वाला पोर्शन है वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या हुआ था, एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टैक्स जमा कराना पड़ेगा, मतलब वो खर्चा बेसिकली डिसअलाउड हो जाएगा, तो आपके हाथ में क्या करना पड़ेगा, टैक्स जमा कराना पड़ेगा। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 40A कि 40A में 3-4 सेक्शन है। सबसे पहले 40A2 जो कि इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट बनता है। अगर आप अपने रिलेटिव का मतलब क्या होता है, नीचे देखेंगे, उसको क्या करते हो, या तो अनरीजनेबल पेमेंट देते हो, अनरीजनेबल, या फिर आप उसको एक्सेस पेमेंट देते हो, जो कि आपकी बिजनेस की नीड से ज्यादा है वो पेमेंट दे रहे हो, तो जो एक्सेस वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब समझो 1 लाख का पेमेंट करना था, अगर बाहर वाले से काम कराते तो 1 लाख का पेमेंट करते हैं, अपने रिलेटिव को 1.5 लाख का पेमेंट किया तो जो 50,000 है वो डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब एड बैक हो जाएगा वो एडजस्टमेंट में। 40A7 की बात करें, अगर आप ग्रेचुइटी का पेमेंट करते हो, प्रोविजन करते हो, तो वो अलाउड नहीं होगा, सिर्फ अलाउड होगा अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, बेसिकली सिर्फ
प्रोविजन में आपको पता है वो बैड डेट वाला बैंक को अलाउड होता है। नोट्स रिलेटेड टू 40A2, 40A2 मतलब क्या, रिलेटिव वाला। तो रिलेटिव का सबसे पहले मतलब क्या होता है, तो इंडिविजुअल के लिए उसके स्पाउस, उसके मदर फादर, उसके ब्रदर सिस्टर, उसके लीनियल असेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट क्या हो जाएंगे, रिलेटिव हो जाएंगे। HUF के लिए उसके मेंबर और मेंबर के रिलेटिव उसके रिलेटिव हो जाएंगे। फर्म के लिए उसके पार्टनर और पार्टनर के रिलेटिव उसके रिलेटिव हो जाएंगे। कंपनी के लिए डायरेक्टर और उसके रिलेटिव क्या हो जाएंगे, रिलेटिव हो जाएंगे। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर आपका किसी में है तो वो भी रिलेटिव माना जाएगा। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, असेसी खुद अपने रिलेटिव के साथ मिलके, अगर कोई कंपनी है तो उसमें 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर रखता है, कोई पार्टनरशिप फर्म AOP BOI है तो उसमें 20% या उससे ज्यादा PSR होल्ड करता है, तो वो क्या मान लिए जाएंगे, रिलेटिव मान लिए जाएंगे। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी के सब्सिडरी कंपनी, वो ट्रायंगल वाला चार्ट याद है, वो भी क्या हो जाएंगे, रिलेटिव हो जाएंगे। करेक्ट है। 40A3 के ऊपर आते हैं। 40A3 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बोलता है अगर असेसी क्या करता है, पेमेंट करता है 10,000 रुपए से ज्यादा अदर देन प्रिस्क्राइब मोड। प्रिस्क्राइब मोड का भी मतलब बता देता हूं, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, ECS, आधार पे, भीम UPI, BCURIN, भीम UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, U यानी UPI, R यानी RTGS, I यानी IMPS, N यानी NEFT। इतने पेमेंट को मोड को छोड़ के किसी और पेमेंट मोड से 10,000 रुपए से ज्यादा, जैसे कि बैरर चेक, क्रॉस चेक, कैश में पेमेंट करता है एक ही दिन में एक ही पर्सन को, तो वो पैसा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। नोट्स रिलेटेड टू 40A3, अगर ट्रांसपोर्टर है तो 10,000 की लिमिट 35,000 हो जाएगी। क्रॉस बेरर चेक भी क्या होंगे, अलाउड नहीं होंगे। फिर अगर एक्सपेंस सिर्फ बुक एंट्री में आपने पैसा लिया है, पैसा दिया है, तो वो अलाउड हो जाएगा, उसमें कुछ सवाल नहीं है, आपने बुक्स में ही एंट्री की है, एक्चुअल उसका कुछ रिलेशन नहीं है। सेक्शन 40A3 के एक्सेप्शन है, रूल 6DD में दिए हैं। सर कैसे एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनो। मतलब आपने पेमेंट वो प्रिस्क्राइब मोड से नहीं किया है, फिर भी ये केसेस में क्या होगा, चल जाएगा। अगर आपने पेमेंट किया है RBI, LIC, बैंक या गवर्नमेंट को तो चल जाएगा। अगर आपने पेमेंट NEFT, RTGS कार्ड से किया है वो तो अभी वैसे भी प्रिस्क्राइब मोड कर दिया है। अगर आपने पेमेंट किया है बाय बुक एंट्री, बुक एंट्री क्या मतलब आपने बुक्स में ही सेटलमेंट किया है तो अलाउड हो जाएगा। अगर जिस दिन बैंक बंद था उस दिन आपने पेमेंट किया है तो अलाउड हो जाएगा। जिस जगह पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है वहां पे पेमेंट किया है तो अलाउड हो जाएगा। अगर आपने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए पेमेंट किया है 5,000 रुपए तक तो अलाउड हो जाएगा। अगर आपने ऑथोराइज डीलर या मनी चेंजर को फॉरेन करेंसी के लिए क्या किया है, पेमेंट किया है तो अलाउड हो जाएगा। अगर आपने ग्रोवर या प्रोड्यूसर या कल्टीवेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, यहाँ पे वो नहीं है, कौन इंटरमीडिएरी नहीं है, या तो उगा रहे हो या बना रहे हो या कल्टीवेट कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फिश प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक, ये सब तो क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। और ऐसा एम्प्लॉय जिसका ट्रांसफर हुआ है दूसरी जगह पे और नॉर्मल ड्यूटी से 15 दिन या उससे ज्यादा और वहां पे बैंक नहीं है और TDS डिडक्ट हो चुका है तो वो भी क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। इज इट क्लियर? थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, मुझे भी पता है, पर ये रिवीजन है भाई, ठीक है। 40AA, 44AA, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको कब मेंटेन करना कंपलसरी हो जाएगा, ये सेक्शन बोलेगा कि कुछ सिचुएशन में आपको कंपलसरी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो देखो ये सेक्शन को याद करो कैसे डिवाइड किया था, 2 पार्ट में। अगर आप प्रोफेशनल हो या आप अदर एसएससी हो, तो सबसे पहले देखो आप प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, 10 लोग होते हैं, 2-2 की 5 जोड़ियां। सबसे पहले कॉमर्स वाले, साइंस वाले, डॉक्टर और इंजीनियर, फिर कॉमर्स वाले, अकाउंटेंट मतलब CA और लॉयर, फिर 2 घर वाले, आर्किटेक्ट और इंटीरियर, फिर 2 ग्लैमर वाले, कंपनी सेक्रेटरी और फिल्म आर्टिस्ट, फिर 2 अदर पर्सन, टेक्निकल पर्सन और एनी अदर पर्सन। ये कौन होंगे, स्पेसिफाइड पर्सन होंगे, प्रोफेशनल होंगे। तो अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल का ग्रॉस रिसिप्ट जो है, मतलब उनका जो पैसा आ रहा है तीनों साल में, तीनों प्रीवियस ईयर में पिछले, अगर 1.5 लाख क्रॉस हो जाता है, 1.5 लाख क्रॉस हो जाता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी मेंटेन करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर रूल 6F। अदरवाइज अगर नहीं कर पाते हो तो ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा जैसे असेसिंग ऑफिसर उसको समझ सके। करेक्ट है। रूल 6F में क्या बोला है कि कैश बुक बनाओ, जर्नल वाउचर बनाओ, मतलब जर्नल एंट्री करो पहले, फिर लेजर करो, फिर कैश बुक बना दो। फिर अगर आपका बिल का अमाउंट 25 रुपए तक है तो कार्बन कॉपी का बिल रखो, और अगर 50 रुपए से ज्यादा है तो ओरिजिनल बिल रखो। और अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हो तो आपको डेली रजिस्टर भी बनाना है, और रिकॉर्ड जो है वो आपको 6 साल तक तो मिनिमम मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर।
तो अगर आप, ये तो हो गए जब स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, अगर आप अदर एसएससी हो तो आप देखो कि छोटे मोटे एसएससी हो या बड़े आदमी हो। छोटे मोटे एसएससी का मतलब क्या है, इंडिविजुअल अचीवर हो। तो पिछले 3 साल में से कोई भी एक साल में अगर आपका पीजीबीपी, जो आपका इनकम है वो 2.5 लाख क्रॉस होता है, पीजीबीपी 2.5 लाख, याद कैसे रखे, बड़ा ही सिंपल है, अपना स्लैब है, और टर्नओवर उसका 10 टाइम्स, अगर 25 लाख क्रॉस हो जाता है, दोनों में से एक भी पिछले 3 साल में कोई भी एक साल, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी कंपलसरी है। अदर एसएससी के केस में अगर पीजीबीपी 1.2 लाख क्रॉस होता है और टर्नओवर 10 लाख क्रॉस हो जाता है, मतलब 10,000 पर मंथ, तो 1,20,000 हो जाएगा। और टर्नओवर 10 लाख क्रॉस हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। बढ़ते हैं सेक्शन 44AB, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्टार मार्क कीजिए। जो ऊपर 44AA में हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया था, उसका यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। मतलब किन लोगों को कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना है इनकम टैक्स में, उसके बारे में क्या किया है, ये सेक्शन में जिक्र किया है, ये सेक्शन में बताया है। ठीक है, हाँ जी सर। तो देखो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले बिजनेस वालों को कब ऑडिट कराना कंपलसरी है, प्रोफेशनल वालों को, यहाँ पे प्रोफेशन लिख सकते हो आप, प्रोफेशन वालों को कब ऑडिट कराना जरूरी है, और तीसरा एक अलग सा कैटेगरी है जो मैं बताता हूं बाद में। अगर बिजनेस कोई कर रहा है, उसका टर्नओवर 1 करोड़ से क्रॉस हो जाता है, 1 करोड़ से ज्यादा उसका सेल्स हो जाता है, तो उसको ऑडिट करना कंपलसरी होता है। प्रोफेशनल का अगर सेल्स मतलब ग्रॉस रिसिप्ट, जो उसको पैसा मिल रहा है, वो 50 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो उसको ऑडिट करना कंपलसरी होता है। तीसरा क्या है, प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब क्या है, प्रिजम्पटिव इनकम का मतलब आगे हम कुछ सेक्शंस देखेंगे जिसमें बोला है कि स्पेसिफिक परसेंट, अगर 8%, 10% तो नहीं है, 6%, 50%, ऐसा कुछ आप क्या करो, प्रॉफिट दिखा दो। आगे अब भी हम इसी के बाद पढ़ने वाले हैं। तो अगर उससे कम अपन प्रॉफिट दिखाएंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा जब आएगा तब, ठीक है। अगर एसएससी ने ऑडिट नहीं कराया तो क्या होगा, अगर एसएससी ऑडिट नहीं कराता तो 0.5% ऑफ टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट या फिर 1,50,000 क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप ऑडिट नहीं कराओगे तो जो भी आपका सेल्स है, समझो आपका सेल्स है कितना, 10 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ का 0.5% ले लो और 1,50,000 ले लो, दोनों में से लोअर अमाउंट आप क्या भर दो, पेनल्टी भर दो। फिर पिछले साल कुछ अमेंडमेंट आए थे जो बिजनेस वालों के लिए, ये किसके लिए थे, सिर्फ बिजनेस वालों के लिए अमेंडमेंट थे। यहां पे देखिए, सिर्फ बिजनेस वालों के लिए अमेंडमेंट थे। क्या अमेंडमेंट थे, ध्यान से समझो कि जो आपका ऑडिट का लिमिट 1 करोड़ है, वो 1 करोड़ से बढ़ के 5 करोड़ हो जाएगा अगर आप ये 2 कंडीशन क्या करते हो, फुलफिल कर देते हो। और ये साल अमेंडमेंट ये आया है कि ये जो 5 करोड़ का लिमिट है वो 10 करोड़ कर दिया है। याद करने के लिए बड़ा आसान है, ऐसा कुछ महान अमेंडमेंट नहीं है। आप यही समझो कि 10 करोड़ है। क्या है, 10 करोड़ है। अगर आप नीचे वाली 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो आपका जो सेल्स का लिमिट 1 करोड़ था वो 10 करोड़ हो जाएगा। बिजनेस वाले के पर्सपेक्टिव से समझो बहुत अच्छा हुआ है, पर सीए के पर्सपेक्टिव से खराब हुआ है, क्योंकि अपना काम कम हो गया ना भाई। टैक्स ऑडिट में अच्छा रेम्यूनरेशन मिलता है और नॉर्मल रिटर्न में इतना रेम्यूनरेशन नहीं मिलता। तो जो पहले 1 करोड़ में अपने को ऑडिट मिलता था, अगर वो लोग ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो 10 करोड़ पे क्या होगा, ऑडिट मिलेगा। बट ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया के लेवल पे देखेंगे तो दिस इज गुड थिंग फॉर बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव, क्योंकि उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, कंप्लायंसेस कम हो जाएंगे। सीए हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो ये अपने लिए लॉस की बात है, करेक्ट है। तो क्या 2 कंडीशन है, कंडीशन है कि जितना आपका टोटल रिसिप्ट है, टोटल रिसिप्ट कितना है, समझो 100 है, तो उसमें से कैश रिसिप्ट कितना होना चाहिए, सिर्फ 5% तक होना चाहिए, मतलब 5 रुपए तक होना चाहिए। और अगर आपका टोटल पेमेंट 100 है, टोटल पेमेंट 100 है, तो कैश पेमेंट कितना होना चाहिए, उसका 5% तक होना चाहिए। मतलब कैश रिसिप्ट शुड बी 5% आउट ऑफ अ टोटल रिसिप्ट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, और कैश पेमेंट अप टू 5% आउट ऑफ अ टोटल पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब जितना आप टोटल पेमेंट कर रहे हो और जितना टोटल रिसिप्ट कर रहे हो, उसका 5% ही आप क्या कर सकते हो, लिखा सकते हो। यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था, आप देख सकते हो। जो ऑडिट है वो आप सीए ही सिर्फ कर सकता है, ऑब्वियस बात है, टैक्स ऑडिट का राइट सिर्फ सीए के पास है। और दूसरा, ऑडिट के ड्यू डेट में पिछले साल बेसिकली अमेंडमेंट आया था। क्या आया था कि पहले ऑडिट का ड्यू डेट वही होता था जिस दिन रिटर्न फाइल करते हैं, बट अभी क्या है, रिटर्न कब फाइल करते हैं, तो ऑडिट वालों का 31 अक्टूबर को करते हैं, तो उससे 1 महीना पहले, 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, मतलब 30 सितंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑडिट का ड्यू डेट हो जाएगा। इज इट ओके? हाँ जी सर।
फिर नेक्स्ट आते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पे। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में बहुत सारे सेक्शन होते हैं वैसे, पर आपके लेवल, इंटर लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल पे सिर्फ 3 ही मेजर सेक्शन दिए हैं, 44 AD, 44 ADA और 44 AE। 44 AD, 44 ADA और 44 AE करेक्ट है। हाँ जी सर। 44 AD किसके लिए है? बिजनेस वालों के लिए है। 44 ADA किसके लिए है? प्रोफेशनल वालों के लिए। और 44 AE किसके लिए है? ट्रांसपोर्टर के लिए है। तो सबसे पहले 44 AD पे आते हैं। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको क्या होगा, ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। इसमें आपको क्या करना रहेगा, समझो आपका टर्नओवर है 10 लाख रुपया, तो आप सीधा सीधा 10 लाख का एक स्पेसिफिक परसेंट जो दिया हुआ है वो क्या बता दो, इनकम बता दो और उसके ऊपर टैक्स भर दो। करेक्ट है। हाँ जी सर। तो एलिजिबल एसएससी कौन होगा, कौन ले सकता है ये बेनिफिट? तो देखो, ये बेनिफिट लेने के लिए आप रेजिडेंट होने जरूरी है, उसके साथ आप इंडिविजुअल चलोगे, एचयूएफ चलोगे और पार्टनरशिप फर्म चलेगे। रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ और रेजिडेंट फर्म ये बेनिफिट ले सकती है। जिसने ये बेनिफिट नहीं लिए है पहले 10AA, वो 5 साल वाला SEZ वाला 80IA से लेके 80RRB तक के रेवेन्यू बेस्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं लिया है। एडी के रिलेटेड कुछ नोट्स दिए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ सर कि कितना % इनकम मानेंगे जो भी सेल्स होगा? तो या तो आप 8% इनकम मान लो या 6% इनकम मान लो। तो सर 8% और 6% कैसे होगा? 8% नॉर्मल हर केस में और 6% इनकम माना जाएगा जब आपका जो सेल्स है वो कैसे हुआ है, बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, ECS या एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड, जिसमें क्या है ABCURIN। करेक्ट है। हाँ जी सर। एडवांस टैक्स जनरली 4 इंस्टॉलमेंट भरने पड़ते हैं, अपने को पता है, पर ये केस में सिर्फ 1 इंस्टॉलमेंट ही भरना पड़ेगा। 44 AD सेक्शन जो है वो आपका LLP के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो, पार्टनरशिप फर्म और LLP इनकम टैक्स में हमेशा साथ में रहते हैं। जहां जहां पार्टनरशिप फर्म आएगा ये मान लेना है वो सेक्शन LLP को भी एप्लीकेबल है, पर उसके सिर्फ 2 ही एक्सेप्शन है। एक है 44 AD सेक्शन और दूसरा है 44 ADA सेक्शन, जो कि आगे देखेंगे। करेक्ट है। हाँ जी सर। ये जो एप्लीकेबल होने वाला है ये सर किन बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होने वाला है? तो गवर्नमेंट ने बोला छोटे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होने वाला है, जिनका टर्नओवर अगर सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक है तो ही एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब अगर कोई ऐसी असेसी है जो इसका टर्नओवर 5 करोड़ है, 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। करेक्ट है। हाँ जी सर। और ये 44 ABC वाले बिजनेस के लिए भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। 44 का मतलब क्या है? 44 AE, A यानी एजेंसी बिजनेस, B यानी ब्रोकरेज बिजनेस, C यानी कमीशन बिजनेस। और 44 AE क्या है? ये भी एक प्रिजम्पटिव सेक्शन है, जो कि आगे देखेंगे। अगर सेक्शन 44 AD आप क्या करते हो, ऑप्ट करते हो, तो क्या होगा? तो आपका टर्नओवर भले ही 1 करोड़ से क्रॉस हो जाएगा, फिर भी आपको ऑडिट नहीं कराना। इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने ऑडिट क्या बताया, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ प्लस हो जाता है तो आपको ऑडिट कराना पड़ता है। और मैंने प्रिजम्पटिव में क्या बताया, अगर 2 करोड़ रुपए तक आपका टर्नओवर होता है तो आपको प्रिजम्पटिव का बेनिफिट मिलता है। प्रिजम्पटिव का मतलब क्या है? प्रिजम्पटिव का मतलब यह है कि आप सिर्फ % दिखा के, इनकम दिखा के रिटर्न फाइल कर दो, गवर्नमेंट ज्यादा कुछ इंटरवेन नहीं करेगी। तो समझो किसी का टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख रुपया होगा, तो क्या होगा सर? ऑडिट का प्रोविजन भी एप्लीकेबल है, प्रिजम्पटिव वाला प्रोविजन भी एप्लीकेबल है। कौन सा लेंगे? तो ऑडिट वो केस में अप्लाई नहीं करना है अगर वो प्रिजम्पटिव लेना चाहता है तो। अगर प्रिजम्पटिव नहीं लेना चाहता तो उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। एक बार आपने 44 AD ले लिया तो उसके 5 साल तक आपको 44 AD लेना जरूरी है। अगर नहीं लिया तो उसके अगले 5 साल तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना और उसका ऑडिट कराना कंपलसरी है। कोई भी PGBP के खर्चे का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा 44 AD अगर आप ऑप्ट करते हो। कोई भी तरीके का, सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन था, 29 वो डिटेल लिखी थी, 30 से लेके 37 तक जितने भी आगे खर्चे हैं उसका कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलेगा। और बिजनेस का कोई दूसरा लॉस है तो वो आप यहां पे क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप एक बार वापस जाके पीछे सुन लो और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करो तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। एकदम इजी चीज है, कुछ बड़ी चीज नहीं है। क्या करना है, सेल्स का स्पेसिफिक % या तो 8% या 6%। समझो सर ऐसा सेल्स है 50 लाख में से 25 लाख कैश में किया है, 25 लाख अकाउंट पे चेक से किया है।
तो क्या होगा, तो 25 लाख पे आपको 6% लेना है और 25 लाख पे आपको 8% लेना है। मतलब अकाउंट पे चेक वाले केस में 6% और कैश वाले केस में 8%। गवर्नमेंट चाहता है भाई जितना हो सके डिजिटल रहे उतना बेटर है, उसकी वजह से ये प्रोविजन सर करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 44ADA। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपका प्रिजम्पटिव इनकम क्या होगा। तो यहां पे देखो, सबसे पहले ये साल में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, मैं जानबूझ के साथ साथ में लिख रहा हूं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। रेसिडेंट असेसी में पहले क्या था, पहले हर एक रेसिडेंट असेसी इसका बेनिफिट ले सकता था, बट अभी सिर्फ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म ही ले सकते हैं, LLP नहीं ले सकता, नॉट LLP करेक्ट है। ग्रॉस रिसिप्ट कितना होना चाहिए, 50 लाख तक होना चाहिए। यहां पे क्या था, 2 करोड़ था 44AD में, यहां पे 50 लाख होना चाहिए। प्रिजम्पटिव इनकम कितना होगा, वहां पे 8% था, यहां पे 50% होगा। सर ऐसा क्यों, प्रोफेशनल्स के इतने खर्चे नहीं होते जितने बिजनेस के होते हैं। बिजनेस वाला अगर कुछ 100 रुपए का सेल्स करता है तो उसका 50 तो शायद 50 से लेकर 75 तक तो परचेस ही होगा, बट प्रोफेशनल तो सिर्फ अपना स्किल बेच रहा है। करेक्ट है। प्रोफेशनल्स अंडर सेक्शन 44AA वही यहां पे भी प्रोफेशनल होंगे जो ऊपर हम लोगों ने देखा, और बाकी सब पॉइंट सिमिलर है 44AD के रिलेटेड। करेक्ट है, हाँ जी सर। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं 44AE। 44AE क्या है, ट्रांसपोर्टर के लिए प्रिजम्पटिव इनकम। ट्रांसपोर्टर अगर उसके पास पूरे साल में सिर्फ 10 व्हीकल तक है, 10 से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम कितना है 10 व्हीकल है अगर उसके पास पूरे साल में, तो वो क्या ले सकता है, ये वाला स्कीम ले सकता है, जिसमें वो क्या करेगा, जिसमें वो इनकम दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, 2 अलग टाइप से दिखाएगा। अगर उसके पास हैवी व्हीकल गुड्स है, हैवी व्हीकल गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसा व्हीकल जिसका वेट 12 टन से ज्यादा है, और अदर व्हीकल मतलब उससे कम है। तो हैवी व्हीकल के केस में देखो ₹1000 उसका क्या होगा, प्रिजम्पटिव इनकम रहेगा पर टन के हिसाब से। मतलब जितने टन का गाड़ी है उससे मल्टीप्लाई कर दो कितना, ₹1000 से, उससे मल्टीप्लाई करो कितना मंथ तक वो गाड़ी रहा है, मतलब पर मंथ मल्टीप्लाई करो कितनी गाड़ियां है वैसे, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, प्रिजम्पटिव इनकम आ जाएगी। अदर व्हीकल के केस में प्रिजम्पटिव इनकम जो हैवी व्हीकल नहीं है उसके केस में क्या हो जाएगा, 7500 हो जाएगा इनकम। पर ये पर टन यहाँ पे होगा ही नहीं, ऊपर जो पर टन था ना यहाँ पे पर टन नहीं होगा, सीधा पर मंथ मल्टीप्लाई करो और पर व्हीकल मल्टीप्लाई करो, तो आपका टोटल करोगे तो आंसर आ जाएगा। फिर 44AE के रिलेटेड नीचे कुछ नोट्स दिए हैं, उसके ऊपर आते हैं। तो जो सेक्शन देखो 44AD और 44ADA के केस में मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि कोई PGBP का खर्चा अलाउड नहीं होगा। करेक्ट है, बट यहां पे क्या बोला है, जो 40B का रेम्यूनरेशन होता है जो पार्टनर को दिया जाता है वो डिडक्टेबल होगा। इवन व्हीकल पुट टू यूज नहीं किया है फिर भी आपको मिल जाएगा बेनिफिट, कोई तकलीफ नहीं है। और हैवी व्हीकल का मतलब क्या होता है, जो 12 टन से ज्यादा की गाड़ी है। फिर पार्टनरशिप फर्म का टैक्सेशन दिया है, जो कि हम क्या करेंगे, अलग से एक वीडियो आपको मिलेगा। बेसिकली एक और प्रोविजन पड़ा है वो खत्म कर लेते हैं, फिर पार्टनरशिप फर्म का चालू होगा और अलग से एक वीडियो आपको बेसिकली मिल जाएगा। डी सेक्शन 41 जो है वो डीम PGBP की बात करता है, मतलब एक्चुअली PGBP का इनकम नहीं है, बट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स हम इसको क्या मानेंगे, PGBP का इनकम मान लेंगे। सबसे पहले सेक्शन 41(1) क्या बोलता है, अगर आपका कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी था उसका रेमिशन हो जाता है या सेसेशन हो जाता है, मतलब आपको कुछ पैसा देना था वो माफ हो जाता है या वो खत्म हो जाता है या आपको कोई रिफंड मिल जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपका वर्किंग कैपिटल का कोई लोन क्या होता है, वेव ऑफ हो जाता है, तो वो केस में वो आपका क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा। 41(2) क्या बोलता है, अगर आप बैलेंस चार्ज, आपको मैंने बताया था टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंस चार्ज, जो बैलेंस चार्ज मैंने बोला था P&L के क्रेडिट में एज ए इनकम दिखेगा, वो कौन से सेक्शन से दिखेगा, 41(2) से दिखेगा। 41(3) को एक सेकंड साइड में रखते हैं, 41(4) पे आते हैं। सेक्शन 36 जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जो बैड डेट का आपका रिकवरी होता है वो टैक्सेबल होता है, वो इनकम माना जाता है। वो कौन से सेक्शन से पता चलता है, 41(4) से पता चलता है। और अगर आप साइंटिफिक असेट का बेनिफिट ले चुके हो, आपने साइंटिफिक असेट ले लिया है, अब उसको बेचने वाले हो, तो उसका क्या होगा, उसका आपको देखना पड़ेगा क्या वो यूज से पहले बेच दिया है।
मतलब आपने वो यूज करने से पहले ही क्या कर दिया है, बेच दिया है। अगर ऐसा किया है तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा, या तो सेलिंग प्राइस या जितना आपने पहले डिडक्शन लिया था, दोनों में से लोअर अमाउंट। अगर आपने बिजनेस में यूज करने के बाद बेचा है तो वो क्या होगा, आपके ब्लॉक में असेट में ऐड हो जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट मैंने सेक्शन 43(1) में आपको ये वाला क्रॉस रेफरेंस करा रहा हूं, ये वहां पे बताया था एक्चुअल कॉस्ट नील होगा, और जब आप बेचोगे तब वो फुल ब्लॉक ट्रांसफर, पार्ट ब्लॉक ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। करेक्ट है। तो यहां पे मेजॉरिटी पीजीबीपी खत्म हो जाता है अपना। पीजीबीपी में देखो 3 अमेंडमेंट है। पहले अमेंडमेंट के ऊपर आ जाते हैं जो कि सिंपल है। आपका जो 5 करोड़ रुपया ऑडिट का था वो 10 करोड़ हो चुका है, अभी रिसेंटली बताया। अगर आप वो 2 कंडीशन फुलफिल कर देते हो, 5% ऑफ कैश रिसिप्ट, 5% ऑफ कैश पेमेंट, करेक्ट है। दूसरा सेक्शन 44A में, सेक्शन 44A में क्या होगा, रेजिडेंट, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म को ही मिलेगा। तीसरा एक छोटा सा बड़ा अमेंडमेंट है जो कि गुडविल के ऊपर है। पहले एक स्मिफ सिक्योरिटी का केस लॉ हुआ करता था जिसमें यह बताया था कि गुडविल क्या है, आपका इनटेंजिबल एसेट है और आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। पर एक नया अमेंडमेंट आया है जो कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, प्रीवियस ईयर 2021 से, मतलब पिछले साल से एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया है जिसमें बोला है कि ये जो गुडविल है ये आपका इंटेंजिबल असेट का पार्ट नहीं माना जाएगा और आप इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। ये रिवीजन वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बताया है। फुल डिटेल अमेंडमेंट वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी डाला हुआ है, या फिर एक रिजल्ट आने तक आपका जो पुराने वालों का रिजल्ट आएगा वो टाइम पे डल जाएगा, जब मतलब उन लोग को भी मोटिवेशन रहेगा ना, अगर किसी का नहीं होता है तो आपको वहां पे इन डिटेल इसका डिस्कशन किया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना बता दिया है कि ये 3 पीजीबीपी में छोटे से अमेंडमेंट है, तो ऊपर नोट्स में भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बेसिकली करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक बार वापस से इसको सुन सकते हो कि इतना चेंजेस है, ठीक है। एक और सेक्शन 36 में छोटा सा अमेंडमेंट है, बट वो कोई रेलेवेंट नहीं है क्योंकि मैंने जब पढ़ाया है, रिवाइज भी कराया है, तो मैंने एक्चुअल जो अमेंडमेंट के साथ ही पहले भी मैं वैसे ही कराता था, क्योंकि वो एक केस लॉ का डिस्प्यूट था जो फाइनल लेवल पे इन डिटेल आता था, इंटर एग्जीक्यूटिव लेवल पे इतना कोई महान था नहीं। इज इट क्लियर? हाँ जी। तो यहाँ पे अपना पीजीबीपी मोस्टली पूरा 90-95% तो रिवीजन हो चुका है, डन हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, जाके सीधा इसको 1-2 बार सुनो ईयरफोन लगा के, और जितना ज्यादा हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करो। दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के पिछले टाइम ही पूरे क्वेश्चन यूट्यूब पे सॉल्व करा के मॉड्यूल के डाल दिए थे। आप वो क्या करो, साथ में बैठ के फटाफट सॉल्व करो। अभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में कहीं पे तो दे दूंगा, नहीं तो आप सर्च भी करोगे मेरे चैनल पे जाके तो आपको मिल जाएगा। इज इट करेक्ट? हाँ जी सर। तो वो आप एक बार सॉल्व करो और पीजीबीपी के सब क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर आपकी किसी फ्रेंड को क्लास की ज़रूरत लगती है टैक्सेशन में, तो आप सजेस्ट कर सकते हो। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी, और उनके लिए भी हेल्प होगा क्योंकि लोवेस्ट प्राइस में आपको इतना